अरे एक सेकेंड, क्लास के अंदर पीडीएफ कुछ गलत आ गया। इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। मैं फॉर्मेटिंग वाली क्लास लेके आता हूँ। हाय एवरीवन, हेलो हेलो। ये पीडीएफ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। जस्ट लेट मी फिक्स दिस पीडीएफ। कीबोर्ड नो स्टाइल्स। ओ, और भाई क्या चल रहा है सबका? कोई दिक्कत वगैरह? फन बिगिंस फ्रॉम टुडे। क्यों, जावा के अंदर फन नहीं आ रहा था क्या? क्या बात कर रहे हो? नहीं, अच्छा चलो ठीक है। आज हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है इंपॉर्टेंट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो खैर क्या ही, लेकिन हाँ समझना दोनों को। आई होप एवरीवन इज हैप्पी। ट्राई टू फिनिश इन 1.5 घंटा, ठीक है। लेट्स ट्राई। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ ना कि 1.5 घंटे में हमारी क्लास फिनिश करके उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपसे बातें बातें कर लेता हूँ। तो हम पढ़ तो लेंगे 1.5 घंटे में, उसके बाद कुछ गुफ्तगू अगर करनी होगी तो हम वो करेंगे उसके बाद, है ना? सही है ना? आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। क्या मैं ये क्लास के अंदर पीडीएफ चेंज कर सकता हूँ अब? अपलोड फाइल, यस कर सकते हैं। नाइस। ब्राउज फाइल, दिस वन, डन। ओके। हाँ, कुछ कुछ हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। एनीवेज, इसके बाद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। चलो कोई नहीं। आपको पीडीएफ अच्छी वाली तो मिल जाएगी, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैंने जो पीडीएफ डाउनलोड की तो उसमें फॉर्मेटिंग नहीं आई कुछ भी बढ़िया सी। जो ये कलर आ रहे हैं ना, ये कलर वगैरह नहीं आए तो उसमें फील नहीं आएगी। ठीक है, तो फील लेनी जरूरी है। एक सेकेंड। अनोटेशन नहीं मिलेंगे। अनोटेशन एक्चुअली क्या होगा, एनोटेशन वाली पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर डल जाती है, ठीक है। एनोटेशन वाली पीडीएफ टेलीग्राम पर डल जाती है। कोई कोई आवाज वगैरह का कोई इशू नहीं है ना? कुछ किसी ने कहा अभी यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है? हाँ, नो नो दिक्कत ना, वेरी गुड। ओपन इन, बढ़िया बढ़िया, सही है। स्टार्ट प्लस प्लस करते हैं, रुको भाई रुको। माय नोट्स, सेव। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने वाले हैं। इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत बेसिकली होती है दो एल्गोरिदम्स को कंपेयर करने के, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास इतने सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के इतने सारे सोल्यूशन होते हैं कि कंपेयर करना मुश्किल आता है कि कौन सी वाली एल्गोरिदम बेटर है। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है भैया? एल्गोरिदम ही नहीं पता हमें क्या होता है। एल्गोरिदम बेसिकली किसी क्वेश्चन को करने के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट। किसी भी क्वेश्चन करने के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को मिला के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है, एक सोल्यूशन बनता है। तो स्टेप के बंडल को हम एल्गोरिदम कहते हैं बेसिकली, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सोल्यूशन बनता है उसको हम एल्गोरिदम कह देते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर ये होती है हमारी एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम है तो एल्गोरिदम कुछ टाइम लेती है। आप जब कंप्यूटर में किसी एल्गोरिदम को रन करते हो तो वो कुछ टाइम भी लेती है। हो सकता है 1 सेकंड ले रही है, हो सकता है 2 सेकंड ले रही है, आपके कंप्यूटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर स्लो कंप्यूटर है तो सेम एल्गोरिदम 4 सेकंड ले सकती है, लेकिन फास्ट कंप्यूटर है तो सेम एल्गोरिदम 1 सेकंड में भी चल जाएगी, राइट। तो अगर मुझे कहना है कि दो एल्गोरिदम कंपेयर करनी है, एल्गोरिदम नंबर ए, एल्गोरिदम नंबर बी, ए और बी दो एल्गोरिदम है, दोनों कंपेयर करना है, तो क्या मैं इनके टाइम के बेसिस पे कंपेयर कर सकता हूँ कि कितना कितना सेकंड लेती है चलने में? हाँ या ना? हाँ या ना? यस। लोग यहाँ पर हाँ कह रहे हैं। देव ने कहा ना। कुछ कुछ लोग नो कह रहे हैं, कुछ कुछ लोग यस कह रहे हैं। देखो यार, इसका आंसर है ना, ठीक है। आप नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ। सपोज करो एक एल्गोरिदम है जो कि 4 सेकंड ले रही है, राइट, रन होने में, लेकिन कंप्यूटर वो फास्ट है, राइट। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ तब आपको थोड़ा क्लियरली मैं समझा पाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सबको दिख रहा है मस्त? ठीक है, ले आते हैं अपने आप को।
तो आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। पहले तो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जान लेंगे, ठीक है, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देन एसिम्प्टोटिक नोटेशन होती है वो समझेंगे। उसके बाद रेकरेंस से कैसे आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करते हैं वो समझेंगे, क्या होता है रेकरेंस वगैरह, ये सब भी जान लेंगे। एंड देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझेंगे। अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या लिख दिया तो धीरे धीरे करके चीजें सेंस बनाएंगी, सेंस बनाएंगी। भैया वाई आर यू क्राइंग, आर यू क्राइंग, मैं रो रहा हूँ, ऐसा क्यों लगा अर्नब आपको, मैं क्यों रो रहा हूँ, है ना, चलो ठीक है, ब्लर, चलो यार, हाँ लग रहा है क्या बात कर रहे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं रोऊंगा क्यों पढ़ाने में रोना निकल गया मेरा चलो अगर रोना दिख रहा है तो ये खुशी के आंसू है, मतलब आपको पढ़ाने के लिए इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मतलब मेरे से आंसू रोके नहीं जा रहे मेरे एनीवेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जानते हैं होता क्या है, तो उसके लिए यार बिग ओ नोटेशन जानना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर कैसे किया जाए, दो एल्गोरिदम को कंपेयर कैसे किया जाए कि दो एल्गोरिदम में से फास्ट कौन सा है, क्योंकि हम चाहते हैं हमेशा ऐसी एल्गोरिदम रन करना जो कि फास्टर एल्गोरिदम हो। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक एल्गोरिदम है ए और एक एल्गोरिदम है बी, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है कि कौन सी वाली फास्ट है, कौन सी वाली एल्गोरिदम ज्यादा तेज चलेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो टाइम के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं क्या, कि कौन कितना टाइम लेगी। ये एल्गोरिदम अगर 2 सेकंड लेती है और ये एल्गोरिदम अगर 4 सेकंड लेती है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए फास्टर है बी से। आप कह रहे हो हाँ भैया टाइम के बेसिस पे कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं नहीं कह सकता कि ए फास्टर है। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो टाइम है ये कोई फिक्स नहीं है कि आप कौन से कंप्यूटर पर चला रहे हो सकता है आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट हो, सुपर फास्ट कंप्यूटर बना रखा हो आपने, तो उसके अंदर जो बहुत स्लो एल्गोरिदम है वो भी बहुत जल्दी रन हो जा रही है, ठीक है, लेकिन मेरे कंप्यूटर पे वही एल्गोरिदम बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। तो टाइम तो भाई कुछ एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर नहीं हुआ, ठीक है, एक स्टैंडर्ड नहीं बन पाया टाइम, तो टाइम के बेसिस पे आप नहीं कह सकते, ये बात हमें क्लियर है। तो फिर क्या रखा गया, तो उसके लिए रखी गई है ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ठीक है, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन इसलिए ही रखी गई है। एसिम्प्टोटिक मतलब क्या होता है, तो एसिम्प्टोट पता है, एसिम्प्टोट पता है, हाँ डिवाइस पे डिपेंड करता है ना, बिल्कुल सही बात है। एसिम्प्टोट हमें पता है कि कोई फंक्शन इनपुट के हिसाब से, अगर इनपुट बहुत ज्यादा है तो उसके हिसाब से कहाँ जाके मीट करेगा, राइट। जैसे हमने ये वाला ग्राफ देखा होगा, अगर आपको याद होगा, वैसे मैं बस ये ऐसे ही बता रहा हूँ, y = 1+1/x, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ग्राफ याद होगा आपको, इसका कुछ ऐसा सा बनना होता है, राइट, कुछ कुछ इसको हम कहते हैं कि यहाँ जाके एसिम्प्टोट होगा, मैथ वालों को याद आ रहा होगा। सिमिलरली यहाँ भी कुछ होता है ग्राफ ऐसे, चलो जो भी है। तो एसिम्प्टोट मतलब बहुत बड़ी इनपुट के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन बेसिकली काम में आती है कि जब बहुत बड़ी इनपुट हो जाती है, हमारी जो इनपुट है वो बहुत बड़ी है, तो हमारा जो फंक्शन है, हमारी जो एल्गोरिदम है वो कैसे बिहेव करेगी, ठीक है, उसके बेसिस पे हम बता देंगे कौन सी वाली एल्गोरिदम फास्ट है, कौन सी वाली एल्गोरिदम स्लो है, ठीक है। तो इसी के लिए हमारी निकाली गई है बिग ओ नोटेशन, थीटा नोटेशन और ओमेगा नोटेशन। तीन टाइप की नोटेशन होती है, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। ज्यादातर हम यूज करते हैं बिग ओ नोटेशन, क्योंकि ये आपकी बताती है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये बता देगी कि इतने से ज्यादा बेकार तो नहीं चलने वाला, ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा ये यूज होती है। क्या होते हैं बिग ओ नोटेशन समझेंगे हम, लेकिन बेसिकली यही है कि स्टैंडर्ड बनाना है हमें दो एल्गोरिथम को कंपेयर करने के लिए, और वो हम एब्सोल्यूट टाइम के बेसिस पर नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पर एक बंदे ने कहा कि जो सिस्टम पर डिपेंड करता है, किसका सिस्टम फास्ट है किसका सिस्टम स्लो है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड बनाने के लिए बनाया गया है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एंड इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू एल्गोरिथम्स, सिंपल। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्यों करते हैं, सो दैट वी कैन कंपेयर टू एल्गोरिथम्स, सिंपल। टू एल्गोरिथम कंपेयर कर लेंगे, अच्छा ये वाली अच्छी है कि ये वाली अच्छी है, ठीक है। अब जरा बिग ओ नोटेशन समझते हैं कि ये कैसे कंपेयर करने में काम में आती है। हाँ फिर बता दीजिए, एसिम्प्टोटिक, एसिम्प्टोटिक का मतलब कुछ नहीं है, एसिम्प्टोटिक एक बस वर्ड है, ठीक है, एसिम्प्टोटिक इज नथिंग, एसिम्प्टोटिक एक बस वर्ड है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर तीन नोटेशन आती हैं जिनका काम होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, सिंपल बस, ठीक है। एसिम्प्टोटिक क्यों बोला जाता है इसको वर्ड को, क्योंकि ये जो निकालती है इनका काम होता है बहुत बड़ी बड़ी इनपुट के लिए। ये छोटी मोटी इनपुट पे कैसा काम करेगा एल्गोरिथम उसको नहीं देखते, बहुत बड़ी बड़ी इनपुट के लिए सोच रहे होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया एसिम्प्टोटिक नोटेशन। फुल स्क्रीन, क्या फुल स्क्रीन, अच्छा ये फुल स्क्रीन नहीं कर सकता यार मैं, ये ऐसे ही रहेगा। इसको अगर मैंने फुल स्क्रीन करने का ट्राई किया तो दिक्कत हो जाएगी, मैं नहीं देख पाऊंगा फिर अपने आप को, ठीक है, और आप भी नहीं देख पाओगे मेरे को, तो इसलिए फुल स्क्रीन नहीं होगा ये।
कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जीक्यूशन टाइम के बराबर होता है क्या? नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हम समझेंगे क्या होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एग्जीक्यूशन टाइम दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। साइज इंक्रीज कर दो, मेरे को लग रहा है साइज परफेक्ट है यार, सब कुछ तो बढ़िया दिख रहा है। आप अपने लैपटॉप में बैठा करो पहली बात तो, फोन में मत देखा करो। फोन में अगर जो फोन में भी वैसे प्रॉपर दिखता है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं होगी विंडो। चलो ठीक है, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। बिग ओ नोटेशन समझते हैं पहले, ठीक है, कि क्या होती है। बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। सबसे पहली बात, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को चलो हम समझ तो रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पहले क्यों समझा जाता है, मतलब एकदम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में घुसने से पहले? क्योंकि जब भी कोई भी आप एल्गोरिथम लिखोगे, आगे जितनी भी एल्गोरिथम आप लिखोगे, उसके अंदर आप लोग एल्गोरिथम लिखने के बाद पूछोगे अपने आप से कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई है, क्या मैं फर्दर और इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेके आ सकता हूँ। इसीलिए हम पहले ही सीख लेते हैं इसको, क्योंकि अब हम मल्टीपल एल्गोरिथम्स डिस्कस कर रहे होंगे और सभी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पता नहीं चाहिए, ठीक है। तो सपोज करो एक फंक्शन है एफ एन नाम का, ठीक है, ये एफ एन नाम का फंक्शन है और इसका कुछ ये ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है ये एफ एन वाले का ग्राफ है, ठीक है। एफ एन फंक्शन एन के साथ कुछ इस तरीके से बढ़ रहा होता है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये एफ एन हो सकता है कि एफ एन इक्वल टू एन है, या फिर एफ एन हो सकता है कि एन स्क्वायर प्लस ए है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर एफ एन हो सकता है कि लॉग एन है, कोई भी फंक्शन एफ एन है, ठीक है। तो उस एफ एन के लिए एक जी एन डिफाइन कर रखा है हमने, जो कि फॉर अ सर्टन एन नॉट, देखो ये चीज मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबी चीज है, ठीक है। इसलिए समझ लो अच्छे से, क्योंकि बहुत ही बड़ी चीजें हैं। एन क्या है? एन बेसिकली इनपुट है, ठीक है। एन इनपुट साइज है, एन का एन एक इनपुट साइज है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो एन, मतलब एफ एन जो है वो फंक्शन है उसका, ठीक है। इस साइड एफ एन है, एफ एन होगा इनपुट साइज कि आप लोग किसी एल्गोरिथम के अंदर एन की वैल्यू क्या डाल रहे हो, कितनी बड़ी आप उसमें इनपुट डाल रहे हो। एनीवेज, एफ एन एक ग्राफ बनता है उस एल्गोरिथम के लिए, ठीक है। एल्गोरिथम कुछ भी हो सकती है इनमें से, जरूरी नहीं कोई ये भी यही एल्गोरिथम हो सकता है कोई भी एल्गोरिथम हो, तो उसके लिए कुछ फंक्शन का ग्राफ बन रहा है। और जीएन एक दूसरा फंक्शन है, और जीएन इस तरीके से बढ़ रहा है सो दैट फॉर एवरी एन आफ्टर एन नॉट जीएन इज ग्रेटर देन एफ एन, ठीक है। आफ्टर अ सर्टन एन नॉट जीएन इज ग्रेटर देन एफ एन, इस बात की गारंटी है। तो हम कहेंगे कि ये जो जीएन जो दे रहा है ना, दिस इज गिविंग बिग ओ नोटेशन फॉर दिस फंक्शन एफ एन, ठीक है। ए क्या है, ए कहां पर है, ए कहां पर है, ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं। सी जी एन एन नॉट ए, अच्छा ऊपर जो लिखा है ए कुछ भी है, ठीक है, कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट, यस। जी एन एक कोई भी फंक्शन है, एफ एन भी एक कोई भी फंक्शन है। मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा होगा ज्यादातर बच्चों को, बट लेट्स रिपीट अगेन कि ये है क्या समझेंगे ठीक से हम, ठीक है। तो एफ एन और जीएन में ज्यादा घुसने से अच्छा हम इसे समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से, उसके बाद एफ एन जीएन पर वापिस आएंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि for any value n the running time complexity algorithm does not cross the time provider OGN, ठीक है। Since it gives the worst case time complexity algorithm, it is widely used to analyze algorithm as we are interested in worst case scenario। Anyways, इसको ठीक से समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी बिग ओ नोटेशन होती है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमें फाइंड करना है, हमें एक एरे दे रखा है, ठीक है। हमें एक एरे दे रखा है, इसके लिए यहाँ आते हैं। एक एरे है 3 2 1 5 4 7, इस टाइप का हमारा एक एरे है। और इस एरे के अंदर हमें एक एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। एक की फाइंड करनी है कि वो की प्रेजेंट है कि नहीं है। सी सपोज करो की है हमारी 1, ठीक है। फाइंड करना है क्या की प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए जो एल्गोरिथम दिमाग में आ रही है वो है एक लीनियर सर्च, क्योंकि ये जो एरे है ये सॉर्टेड तो है नहीं, तो बाइनरी सर्च तो लगेगी नहीं इसके अंदर। बाइनरी सर्च अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन मतलब, बाइनरी सर्च पढ़ेंगे बाद में। लीनियर सर्च लगा सकते हैं। लीनियर सर्च मतलब एक फॉर लूप चला देंगे इस एरे के अंदर, तब तक चलाएंगे जब तक हमारी की ना मिल जाए हमें, ठीक है। और जैसे ही हमारी की मिल जाएगी हम वहां पे अपना लूप ब्रेक कर देंगे, बोलेंगे कि ठीक है ये 1 एलिमेंट इसमें यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक एल्गोरिदम है, राइट, ये एक एल्गोरिदम है। और इस एल्गोरिदम के अंदर आप देखोगे तो जो फंक्शन बन रहा है, जो मतलब एल्गोरिदम बन रही है, वो हमारी बन रही है लीनियर टाइम। तो आप बोल सकते हैं कि एफ आई इक्वल्स टू आई, ऐसा कुछ फंक्शन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी।
अब यहाँ पर एक्चुअली इसका मतलब क्या है, कितने ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं इसके अंदर, हमें कितने ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। तो आप देखोगे इस केस में जब हमें की 1 फाइंड करनी है तो हमें 1 2 3 तीन बार सर्च करना पड़ा। 1 के केस में हमें 3 बार सर्च करना पड़ा, राइट। पहला एलिमेंट 3 था, दूसरा एलिमेंट 2 था, लेकिन 1 जो है वो तीसरी जगह पे मिल गया। लेकिन अगर की कुछ और प्रेजेंट होती, सपोज करो की होती 4, तो उस केस में हमें कितना सर्च करना पड़ता। तो उस केस में हमें 1 2 3 4 5, उस केस में हमें 5 ऑपरेशन करने पड़ते। ठीक है। की सपोज करो ऐसी होती जो किसी प्रेजेंट ही नहीं है, सपोज करो की होती 100, तो हमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते। तो हमें जितने इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट 6 ऑपरेशन परफॉर्म करने ही पड़ते हैं, राइट। 6 ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, फिर हम कहते हैं कि हाँ 100 इसमें नहीं मिला हमें, लेकिन पूरा का पूरा एक एरे एक बार ढूंढना ही पड़ता, राइट। पूरे पूरे एरे में हमें एक बार ट्रेवर्स करना ही पड़ता। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वर्स्ट केस में, मतलब वर्स्ट केस में हमें कितने इसके अंदर एलिमेंट ट्रेवल करने पड़ रहे हैं, कितने इसके अंदर ऑपरेशन हमें करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर वर्स्ट केस में हमें n ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, जितने इसके अंदर एलिमेंट है, n अगर एलिमेंट है इसके अंदर तो हमें n ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग O ऑफ n है। अब भैया बिग O क्यों बोल रहे हो इसे, क्योंकि बिग O बताता है वर्स्ट केस हमेशा। बिग O का अगर आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर यह है कि ये हमेशा ऊपर रहेगा, चाहे आपका फंक्शन कैसा भी हो। आपका फंक्शन जो है कि आपका फंक्शन कह रहा है कि नीचे ही मिल जाएगा एलिमेंट, ठीक है। हो सकता है कि जो 1 है वो आपको 3 पोजीशन पे मिल जाए, या फिर जो 5 है वो 5वीं पोजीशन पे मिल रहा है, जो 7 है वो 6ठी पोजीशन पे मिल रहा है। तो फंक्शन आपका कोई भी फंक्शन कितनी भी जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो n से कम में भी आपको मिल सकता है आंसर। लेकिन वर्स्ट केस क्या होगा कि n से ज्यादा ऑपरेशन आपको परफॉर्म नहीं करने पड़ेंगे इसके अंदर। कभी भी ऐसा नहीं हो कि आपने पूरे के पूरे एलिमेंट ट्रेवल कर लिए लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, तो आपको एन ऑपरेशन करने ही पड़ेंगे। और जो बिग ओ नोटेशन होती है वो हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो निकालने काम में आती है कि किसी भी एल्गोरिथम के अंदर कितने ऑपरेशन हमें एटमोस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, एटमोस्ट कितने ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, एटमोस्ट कितना ऊपर तक हम इसके अंदर कंप्यूटेशन कर रहे होंगे। तो अपर बाउंड निकालने काम में आता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम निकालने काम में आता है ये अपर बाउंड। तो जैसा आप लोगों को दिख रहा है इस छोटे से एग्जांपल के अंदर, एरे वाले एग्जांपल के अंदर, जब हमें एक एलिमेंट फाइंड करना है तो इसके अंदर बिग O ऑफ n क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर n एलिमेंट होंगे तो हमें एट मोस्ट n ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ सकते हैं इसके अंदर पता लगाने के लिए कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। ये बस एक एग्जांपल था, इस टाइप से मल्टीपल और एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे सपोज करो एग्जांपल कुछ और लेते हैं, सपोज अपर बाउंड क्यों लेना चाहिए, एक क्वेश्चन आया है। तो अपर बाउंड बेसिकली इसलिए लेना चाहिए, इससे हमें पता चल जाता है कि सोल्यूशन हमारा इतने में तो चली जाएगा। ठीक है, इतना कैपेबल हमें अपने सिस्टम को बनाना ही पड़ेगा, हमारा सिस्टम इतना कैपेबल हमें होना ही चाहिए। जैसे सपोज करो हॉटस्टार है, स्ट्रीमिंग सर्विस है, उसने बोल दिया कि भाई कम से कम नहीं तो 200 मिलियन का तो हमें इसको बनाना ही पड़ेगा कि 200 मिलियन लोग एक साथ स्ट्रीम कर सकें इस आईपीएल मैच को। तो हमें इतना सिस्टम तो बना के रखना ही पड़ेगा। तो उन्हें अपने सर्वर जो वो इतने मजबूत रखने पड़ते हैं कि हाँ ठीक है, लोड जो वो 200 मिलियन तक पहुंच सके। ठीक है, इतनी ज्यादा स्केलेबिलिटी उनको रखनी पड़ती है अपने अंदर। तो बेसिकली ये इसलिए काम में आता है ये देखने के कि क्या हमें कितना एटमोस्ट रखना है अपने सोल्यूशन को। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए काम में आती है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इट गिव्स द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, इट इज वाइडली यूज्ड टू एनालाइज एल्गोरिथम, वी आर इंटरेस्टेड इन वर्स्ट केस सिनेरियो। हमेशा हम चाहते हैं कि वर्स्ट केस, कि मुझे बता दो कि ये फटेगा कहां पर, जहां पर ये फट सकता है ना उतने तक मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं, बिग ओ नोटेशन को। सपोज करो ये तो चलो एरे का फाइंड करने वाला एग्जांपल था, इसको मैं उड़ा रहा हूं यहां से। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आपको अगेन एक एरे ही दे रखा है, लेकिन इस बार क्या करना है आपको, इस एरे के अंदर से 2 एलिमेंट फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो किसी एक्स के बराबर है। ठीक है, एक एरे है 1 2 5 4 3 7 6। ठीक है, ये एरे है और इसके अंदर आप लोगों को सम नाम का दे रखा है कि सम कितना है। तो सपोज करो सम जो है वो 10 है। आप लोगों को फाइंड करना है वो 2 एलिमेंट जिनका सम जो है वो 10 के बराबर है, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम यहाँ पर हो सकती हैं। जो सबसे बेसिक एल्गोरिथम होगी वो क्या होगी, हम 2 फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और दूसरा चलाएंगे फॉर इंट j इक्वल्स टू i प्लस 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस।
और फिर यहाँ पर हम ढूंढ लेंगे अपना जो सम है हमारा, वो मतलब ए आई प्लस ए जे है, वो अगर सम के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे कि हाँ हमें वो एलिमेंट हमें मिल गए, वो दो नंबर में मिल गए जिनका सम सम के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कितने एलिमेंट ट्रेवर्स करने पड़ रहे हैं, कितने ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। तो जितने ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहे होंगे, जितने ऑपरेशन इस जगह परफॉर्म हो रहे होंगे, उतने ही हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, राइट। तो कितनी बार चलना पड़ रहा है हमें, अगर n एलिमेंट है तो कितनी बार चलना पड़ रहा है हमें, कुछ लोग कह रहे हैं n स्क्वायर। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें n स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। लिटरल सेंस में मत जाना, ये मत बोलना भैया कि n इंटू एन माइनस वन बाय टू इतने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। ठीक है, लिटरल सेंस में मत जाओ। क्यों नहीं जाना होता लिटरल सेंस में, मैं वो भी अभी बताऊंगा आप लोगों को कि बिग ओ नोटेशन किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। एनीवे यहाँ पर हमें n स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि वर्स्ट केस के अंदर हमें इसके अंदर n स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। ठीक है, वैसे हमें n स्क्वायर नहीं, n इंटू एन माइनस वन बाय टू इतने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। लेकिन वर्स्ट केस के अंदर हम बोल रहे हैं कि भाई जो इससे ऊपर n स्क्वायर से ऊपर तो नहीं ही जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर से ऊपर तो इसके ऑपरेशन जाएंगे ही नहीं। और n स्क्वायर को हम बता सकते हैं किसी बंदे को, ठीक है भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n स्क्वायर है, तो वो समझ जाएगा ठीक है मेरे को अपना सोल्यूशन इतना स्केलर बनाना है कि वो n स्क्वायर तक को संभाल सके एक तरीके से। तो बिग ओ नोटेशन इसलिए काम में आता है क्योंकि इससे हमें वर्स्ट पता चल जाता है कि वर्स्ट कितना हमें ढूंढना पड़ सकता है किसी भी चीज को, किसी भी एल्गोरिथम में वर्स्ट कितना जा सकते हैं हम। ठीक है, तो बिग ऑफ नोटेशन हमें यहाँ से क्लियर हो गई है। अब इसको देखते हैं किस तरीके से लिखा जाता है, अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बिग ओ नोटेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम। तो सपोज करो हमारा जो फंक्शन है, मैं आप लोग यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन दूंगा और आप लोग मुझे बताओगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या लिखेंगे। सपोज करो मेरा फंक्शन है ए एन, यहाँ पर जो ए बी सी डी है ये सब के सब कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फोर प्लस सी, इस वाले के लिए बताओ, पहले वाले के लिए। दूसरा है एफ एन इक्वल्स टू ए एन बाय फोर प्लस बी एन। तीसरा है एफ एन इक्वल्स टू 100। पहले वाले के लिए बताओ, पहले वाले के लिए एन रेस टू द पावर फोर आ रहा है। एन रेस टू द पावर फोर क्यों आ रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, एन रेस टू द पावर फोर क्यों आ रहा है। तो भाई देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है जी एन वाला फंक्शन। ठीक है, एफ एन वाला फंक्शन तो ये है। अब एफ एन वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एफ एन वाला फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करके एफ एन वाला फंक्शन बढ़े जा रहा है। ठीक है, जिस तरीके से हमारी एन बढ़ रही है हमारा एफ एन वाला फंक्शन भी बढ़ रहा है। हमें बताना है एक अपर बाउंड कि इससे ऊपर तो एफ एन वाला फंक्शन जाएगा ही नहीं। ठीक है, एक अपर बाउंड वाला फंक्शन हमें बनाना है कि इससे ऊपर तो कभी भी नहीं जाएगा एफ एन वाला फंक्शन। तो अपर बाउंड वाला फंक्शन कौन सा हो सकता है, तो मुझे देखना है कि कौन सी वाली चीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा स्केल कर रही है यहाँ पर। ठीक है, सबसे ज्यादा स्केल कर रही है, सबसे ज्यादा स्केल कौन सी वाली हमारी डिग्री कर रही है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा स्केल कर रही होगी हमारी ये वाली डिग्री, एन रेज़ टू द पावर फोर वाली डिग्री। ठीक है, क्यों भाई एन रेज़ टू द पावर फोर वाली डिग्री सबसे ज्यादा क्यों कर रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बहुत एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, राइट। ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, एसिम्प्टोटिक का मतलब बड़े बड़े नंबर्स पे खेलना होता है इसको, बड़े बड़े नंबर्स पे हमें बताना होता है इसे। तो n की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो जाएगी, n की वैल्यू अगर 10 पावर 6 हो जाएगी कभी, मान लो, मतलब जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना है ना, सोचना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी, तो सपोज करो n को एक बहुत बड़ा नंबर मान लो, ठीक है, 10 पावर 6, 10 पावर 8, कोई भी बहुत बड़ा नंबर मान लो। तो जब n की वैल्यू 10 पावर 6 होगी तो n स्क्वायर से क्या बनेगा, n स्क्वायर से बनेगा 10 पावर 12, लेकिन n पावर से बने 4 से बनेगा 10 पावर 24। अब अगर आप कंपेयर करो ना 10 पावर 24 के सामने 10 पावर 12 को, तो बहुत ही माइन्यूट छोटा सा नंबर हो जाएगा वो। 10 पावर 24 एक बहुत ही बड़ा नंबर है जिसके सामने 10 पावर 12 कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि कैसे बताऊं मैं आपको, 1 मिलियन होता 10 पावर 6, मिलियन मिलियन मिलियंस ऑफ बिलियंस के सामने एक बंदा खड़ा है, ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, तो जब n बढ़ रहा होगा तो उस केस में 10 पावर 24 ही मायने रखा जाएगा, 10 पावर 12 को तो हम देखेंगे भी नहीं कि क्या है ये। तो इसीलिए बड़ी बड़ी डिग्रीज को हम इग्नोर कर देते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी हम निकाल रहे हैं बिग ओ नोटेशन में, तो एक ही फॉर्मूला होता है उसका, एक्चुअली दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले में बता देता हूँ, वहां पे लिख देता हूँ। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी हम निकाल रहे होते हैं तो दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है ये कि जब भी आप निकालोगे तो आप सबसे बड़ी वाली डिग्री के हिसाब से निकालोगे। ठीक है, बिगेस्ट डिग्री। और दूसरा होता है कि इग्नोर कांस्टेंट।
बिगेस्ट डिग्री को पकड़ो और बिगेस्ट डिग्री के अंदर से कांस्टेंट को इग्नोर कर दो, उससे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। तो अगर आप यहां देखोगे तो 3 डिग्री है हमारे पास, n स्क्वायर, n⁴ और n⁴0। ठीक है, n⁴0 लिखा नहीं था लेकिन वो n⁴0 1 होता है। सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, ये वाली bn4। इसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी कि हम कांस्टेंट को वहां से इग्नोर कर देते हैं, कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी इस वाले क्वेश्चन की, लिखते हैं, इस वाली की बन जाएगी बिग O ऑफ n⁴। ऑलराइट, बस ये दो फॉर्मूले याद रखोगे तो आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे करके जब हम क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे ना, इस मतलब डीएसए सीरीज में, जैसे मैंने आपको बताया 100-200 से ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे होंगे इसके अंदर, तो जब हम क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे तभी हम देखेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n² क्यों बोल रहा हूँ या फिर n log n क्यों बोल रहा हूँ, अभी और भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अगले फंक्शन पर मूव करते हैं। अगला फंक्शन है an/4 प्लस bn, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ क्या आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं बिग O ऑफ n बिग O ऑफ 1, सब लोग कह रहे हैं n कैसे आएगी भाई, n कैसे आ रही है। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए बस, पहला है बिगेस्ट डिग्री फाइंड करो और दूसरा है उसमें से कांस्टेंट को इग्नोर कर दो। सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, तो यहाँ पर इसका है an⁴1 और दूसरा है यहाँ पर bn⁴1, तो दोनों ही n⁴1 है, तो किसी भी को भी पकड़ सकते हो आप। ठीक है, दोनों ही बड़ी डिग्री है, किसी को भी पकड़ लो। तो n⁴1 वाले को पकड़ लेते हैं, जैसे मान लो सपोज इस वाले को पकड़ लिया मैंने, उसके बाद इसमें से कांस्टेंट हटा दो, तो b हम इसमें से हटा देंगे, तो b हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ n, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग O ऑफ n। ठीक है, तीसरे वाले के अंदर बताओ, इस वाले में बताओ क्या आएगी तीसरे क्वेश्चन में। बिग O ऑफ 1, कुछ लोग कह रहे हैं बिग O ऑफ n भी आएगी, कुछ कह रहे हैं 100 भी आएगी, 100 भी आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं। तो इस केस में अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारी डिग्री निकालो पहले, बिगेस्ट डिग्री क्या आ रही है, सिंपल यही फॉर्मूला याद रखो यार, सबसे पहले बिगेस्ट डिग्री निकालो, दूसरा इग्नोर कांस्टेंट। बिगेस्ट डिग्री है 100 n⁴0। ठीक है, n⁴0 1 होता है, तो बिगेस्ट डिग्री है हमारी यहाँ पर 0। और उसके बाद बिगेस्ट डिग्री के अंदर से कांस्टेंट हटा देंगे, तो कांस्टेंट क्या है 100, तो कांस्टेंट को हम हटा देंगे, तो n⁴0 क्या होता है 1, तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O ऑफ 1। क्लियर, क्लियर हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारी है बिग O कॉम्प्लेक्सिटी, और ये आप लोगों को बताती है कि किसी भी क्वेश्चन को करने में जब n बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे तो वो किस तरीके से एल्गोरिथम परफॉर्म कर रही होगी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो जब n बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो एल्गोरिथम किस तरीके से परफॉर्म कर रही होगी। ये तो तीनों ही चीजें कर रही हैं। ठीक है, ये तीनों ही चीजें यही करने के काम में आते हैं कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर n जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही होगी। बिग O नोटेशन बताता है वर्स्ट केस के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर रही होगी। ठीक है, कि एट मोस्ट हमें कितने ऑपरेशन इसमें आप करवा के मानोगे। तो ये हमारे काम में आती है ये पता लगाने के कि क्योंकि हमें चाहिए होता है वर्स्ट केस सिनेरियो, सो दैट हम अपने सिस्टम्स को स्केल कर सकें। तो ये भी हमें काम में आती है एल्गोरिथम को कंपेयर करने के। अगला हम मूव करते हैं ओमेगा नोटेशन के ऊपर। नाउ यू सी, ओमेगा नोटेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है एल्गोरिथम। ठीक है, ये नोटेशन ओमेगा नोटेशन बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड नोटेशन नहीं है, सबसे ज्यादा हम यूज कर रहे होते हैं बिग O नोटेशन को, क्योंकि ये वर्स्ट केस बताने के काम में आती है। एक्सक्यूज मी, लेकिन देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। ओमेगा नोटेशन जो होती है ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो निकालने काम में आती है कि बेस्ट केस क्या होगा। ठीक है, कि बेस्ट केस क्या होगा, तो बेस्ट केस का मतलब क्या है, लोअर बाउंड। ठीक है, यहां पर देखो अगेन ये उसी का रिवर्स ही हो गया कि एफ एन के ग्राफ के लिए फॉर एनी एन नॉट जी एन जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए एफ एन से। यहां पर है एफ एन के ग्राफ के लिए जी एन जो है वो आफ्टर एनी एन नॉट उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो जी एन का ग्राफ है आफ्टर एनी एन नॉट छोटा ही है एफ एन से हमेशा, और ये छोटा ही रहेगा कभी भी, इस बात की गारंटी है कि कभी भी एन नॉट के बाद ये जी एन जो है वो बड़ा नहीं होगा एफ एन से। तो जो जी एन वाला फंक्शन होगा ये उस एल्गोरिथम का लोअर बाउंड होगा। ठीक है, उस एल्गोरिथम के लिए वो लोअर बाउंड होगा। फॉर एनी वैल्यू एन द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम इज गिवन बाय ओमेगा एन। ये बात क्लियर कि ओमेगा एन से हम निकाल लेते हैं कि मिनिमम टाइम इतना लगेगा ही लगेगा इसके अंदर, कि एटलीस्ट इसकी इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी ही होगी, इससे कम में नहीं हो सकती इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये बताने काम में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों को बताना है, पिछले वाले एग्जांपल को ले लेते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा था कि आप लोगों के पास बहुत सारे नंबर्स हैं और उन नंबर्स के अंदर आप लोगों को ढूंढना है कि कोई भी नंबर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है,
रैंडमली बहुत सारे हमें नंबर दे रखे हैं, एक एरे दे रखा है, इस एरे में आपको बताना है कि कोई भी की प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसके अंदर मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा जिसमें आप बता दोगे कि हाँ प्रेजेंट है या नहीं है? सब कह रहे हैं 1, बिल्कुल सही बात है। अगर एलिमेंट जो है मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे पहली जगह पे ही मिल गया, ठीक है, एक एरे है 1 2 5 7, और अगर मेरी की जो है वो 1 है, ठीक है, तो मुझे पहली जगह पे वो एलिमेंट मिल गया, सही बात है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इसमें जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा वो 1 होगा। इससे कुछ उखाड़ तो पाए नहीं हम ये पता लगा के, हाँ बिल्कुल सही बात है, इससे हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, इसलिए ओमेगा नोटेशन ज्यादा यूज नहीं होती, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। ज्यादा कुछ हम इससे कर नहीं सकते, ज्यादा कुछ खतरनाक एनालिसिस नहीं कर सकते, इसीलिए ओमेगा नोटेशन हम ज्यादा यूज नहीं करते, लोअर बाउंड निकाल के हमें ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर हम कुछ एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे अगर हम यहाँ पर एफ एन के 2-3 एग्जाम्पल बनाए, इसको मैं हटाता हूँ, सपोज करो एफ एन जो है वो है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, दूसरा है एफ एन इक्वल्स टू एन लॉग एन प्लस बी एन। इन दोनों ही केसेस के अंदर मुझे बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नोटेशन। पहले वाले का बताओ, पहले वाले का बताओ, पहले वाले के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं एन, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अंदर रिवर्स हो जाएगा बेसिकली, बिगेस्ट डिग्री मत निकालो, स्मॉलेस्ट डिग्री निकालो, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिग्री क्या है, तो स्मॉलेस्ट डिग्री है यहाँ पर एन, एन की पावर 1। ये बात बोलना भैया एन की पावर 0 है स्मॉलेस्ट डिग्री, ठीक है, एन की पावर 0 नहीं है, एन की पावर 0 तब होती जब मैंने यहाँ पर लिखा होता कुछ सी, जो कि मैंने नहीं लिखा, ठीक है, इसीलिए एन की पावर 1 स्मॉलेस्ट डिग्री है, तो इसकी हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एन। दूसरे वाले का बताओ क्या होगा। अच्छा दूसरी चीज थी कि आप इसमें से फिर कांस्टेंट रिमूव कर दो, तो बी हमने रिमूव कर दिया तो इसलिए एन बचा। दूसरे वाले का बताओ, एन लॉग एन कह रहे हैं कुछ लोग, एन लॉग एन। अच्छा एन या फिर एन लॉग एन, दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? एन और एन लॉग एन में से बड़ा क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं एन, कुछ लोग कह रहे हैं एन लॉग एन, कुछ लोग कह रहे हैं सेम ही होगा। पोल पोल वोल छोड़ो, यहाँ पे पता चल जा रहा है मुझे, अगर मेरे को दोनों चीजें बराबर बराबर दिखती है इसका मतलब क्लियर नहीं है ज्यादातर लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझाने की बारी है कि एन और एन लॉग एन में से बड़ा कौन सा है। तो यार देखो एन और एन लॉग एन में से अगर बहुत बड़ी इनपुट है, एन बहुत ही बड़ा है, एन अगर बहुत ही बड़ा है तो एन लॉग एन ज्यादा बड़ा होगा, राइट। एन लॉग एन बहुत बड़ा हो जाएगा उस केस में, क्योंकि जो लॉग एन होता है उसकी वैल्यू हमेशा ऐसे 1 से तो ज्यादा ही रहती है, राइट, और एन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट। तो एन लॉग एन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऊपर ही रहेगा ऐसा। तो ये हमारा है एन लॉग एन, और ये है हमारा एन, और ये है हमारा लॉग एन। एन लॉग एन बड़ा होगा, देख रहे हो, किसी भी इनपुट के लिए, किसी भी किसी भी इनपुट एन के लिए आपका एन लॉग एन बड़ा है एन से। बात क्लियर, बात क्लियर, एन लॉग एन बड़ा है एन एन से, ये बात क्लियर। ठीक है, तो यहां पर बताओ फिर कौन सी वाली स्मॉलेस्ट डिग्री होगी, यहां पर बताओ कौन सी वाली स्मॉलेस्ट डिग्री होगी। स्मॉलेस्ट डिग्री होगी यहाँ पर एन, राइट। स्मॉलेस्ट डिग्री का मतलब कौन सा वाला ग्राफ जो है, किसके लिए जो ग्राफ है वो कम है, कौन ज्यादा तेजी से स्केल कर रहा होगा वो ज्यादा बड़ा माना जाएगा, ठीक है। तो एन लॉग एन ज्यादा तेजी से स्केल कर रहा होगा बजाय बी एन के, जैसा हमें दिख भी रहा है। फॉर वेरी बिग एन, फॉर दिस वेरी बिग एन, एन लॉग एन ज्यादा होगा एन से, इसीलिए हम कहेंगे कि ये बड़ा है, एन लॉग एन बड़ा है और एन जो है वो छोटा है। तो जो छोटा वाला है उसको हम चुनेंगे अपने ओमेगा नोटेशन के लिए, तो इसलिए इसका हो जाएगा बिग ओ ऑफ एन, सॉरी बिग ओ नहीं, ओमेगा ऑफ एन, ठीक है। इसी केस में अगर मान लो मुझे बिग ओ निकालना होता तो इसका बिग ओ आता बिग ओ ऑफ एन लॉग एन, ठीक है, बिग ओ आता एन लॉग एन, ऑलराइट। अगला मूव करते हैं थीटा नोटेशन के ऊपर। थीटा नोटेशन बेसिकली किस काम में आती है, थीटा नोटेशन भी ज्यादा यूज नहीं होती है,
सबसे ज्यादा आपकी बिग ओ नोटेशन यूज होती है, इसलिए कोई भी पूछता है, आप देखते होंगे इंटरव्यूज के अंदर, अगर आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो आपने सुना होगा इसका चलो बिग ओ नोटेशन क्या होगा, इसकी बिग ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हर कोई बोलता है इसकी बिग ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। लेकिन थीटा नोटेशन निकालने काम में आता है इसका एग्जैक्ट बाउंड, ठीक है। और थीटा नोटेशन जो होती है वो आप लोगों की एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने काम में आती है, कि फॉर एनी एवरेज यूज केस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। ऑलराइट, थीटा notation encloses the function from above and below. Since it represents the upper and lower bound of the running time of an algorithm, it is used for analyzing average case time complexity of the algorithm. तो यहां पर देखो फॉर एनी एन नॉट एक फंक्शन है gn, जिसके लिए c1 gn छोटा है और c2 gn बड़ा है fn से। तो ये जो फंक्शन है gn, ये आपका बताएगा थीटा नोटेशन। और थीटा नोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ए फंक्शन fn लाइज एनीवेयर इन बिटवीन c1 gn एंड c2 gn फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, देन fn इज सेड टू बी एसिम्प्टोटिकली टाइटली बाउंड, कि ये टाइटली बाउंड है gn के लिए, ठीक है, कि gn के बीच में ही रहने वाला है c1 और c2 के लिए। कोई भी c1 कांस्टेंट है, कोई भी c2 कांस्टेंट है, उसके लिए gn fn जो होगा वो हमेशा उसके अंदर टाइटली बाउंड होगा। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म है, इतना ज्यादा कोई घुसेगा नहीं कभी भी इंटरव्यूअर आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि चलो मेरे को थीटा नोटेशन के अंदर ही घुस के बताओ। तो अगर थीटा नोटेशन एवरेज नोटेशन के लिए आता है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। एग्जांपल बताते हैं, आपको एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल ये है, सपोज करो आप लोगों को मैंने बोल दिया एक एरे है, और उस एरे के अंदर बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। एक एरे है, उसके अंदर मैंने बोल दिया आपको बताओ मेरे को मैक्सिमम नंबर कौन सा है उसके अंदर। तो उसके लिए आपको कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे? सॉर्ट क्यों करोगे सबसे बड़ा नंबर बताने के लिए? एन ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। एटलीस्ट एन ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, सारे के सारे नंबर चेक करने पड़ेंगे आपको, ये पता लगाने के लिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। राइट, एक एरे है 4 1 3 2 5 100 ऐसे करके नंबर है। तो आपको अगर सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है तो आपका जो एरे होगा, आपका जो लूप होगा वो पूरा का पूरा चलेगा। उसका ऐसा नहीं है कि बीच में ही ब्रेक कर जाएगा वो कभी भी, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि बीच में ही आप ब्रेक कर दोगे, बोलोगे हाँ हाँ सबसे बड़ा नंबर मिल गया, इसके आगे तो बड़ा नंबर इससे हो ही नहीं सकता, कभी नहीं बोलोगे, पूरा का पूरा ट्रैवल करोगे। तो इस केस में हम इसे बोलेंगे कि हाँ भाई ये एग्जैक्ट बाउंड जो होगा इसका वो थीटा ऑफ एन होगा, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी थीटा ऑफ एन। आप इसको साथ में ये भी बोल सकते हो कि बिग ओ ऑफ एन भी होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बिग ओ के केस में भी बिग ओ ऑफ एन होगी, थीटा के केस में भी थीटा ऑफ एन होगी। थीटा बता रहा है एग्जैक्ट बाउंड कि इतना तो इसका लगेगा ही लगेगा, एवरेज केस में भी। दूसरा वाला जो एग्जांपल था हमारा, जो पहले वाला जिसमें हम एरे के अंदर एलिमेंट ढूंढ रहे थे, राइट। एक एरे के अंदर हम एक एलिमेंट ढूंढ रहे थे, तो उस एरे के अंदर जब हम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं तो हमें बताओ एवरेज केस में कोई भी एलिमेंट है वो कितना हमें टाइम लगाना पड़ेगा उसके अंदर। एवरेज केस में हमें कितना टाइम लगाना पड़ेगा? आप बोल दोगे भैया हो सकता है n/2 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े, राइट। n/2 ऑपरेशन, हाँ यहाँ पर आ रहे हैं, n/2 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट। तो हाँ n/2 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, और उस केस में भी हम उसको बोलेंगे कि ठीक है, जिसका जो टाइट बाउंड है, टाइट बाउंड है वो एवरेज केस के अंदर थीटा ऑफ एन ही है, क्योंकि जो इसके अंदर जो n/2 है ना, दैट इज अ कांस्टेंट, 1/2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम हटा देते हैं, तो इस केस में भी थीटा ऑफ एन ही बोली जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है। टाइट बाउंड का मतलब क्या है? टाइट बाउंड का मतलब एक तरीके से ये है कि आप लोग जो बिग ओ और थीटा ओ के अंदर डिफरेंस बताता हूं उससे समझ में आ जाएगा कि टाइट बाउंड क्या होता है। बिग ओ नोटेशन जो होती है ना वो एकदम ऊपर ऊपर से घूम जाती है, ठीक है, वर्स्ट केस में बता रही होती है कि वर्स्ट केस के अंदर इसके अंदर इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। लेकिन जो थीटा एन होती है वो आप लोगों को ज्यादा एक्यूरेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रही होती है, थोड़ा और आप एक्यूरेटली उसमें घुस जाते हो, ठीक है। तो फंक्शन को आपने थोड़ा और टाइटली बाउंड किया उसके अंदर। बिग ओ नोटेशन के केस में आप ऊपर ऊपर से बता दो कि हाँ ये तो इससे नीचे नहीं होगी, मतलब इससे ऊपर नहीं होगी, ठीक है, कि ये इसका अपर केस है, इससे ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। तो बिग ओ जो है वो बहुत ऊपर ऊपर से सेफ खेल जाता है। थीटा नोटेशन आपको बताती है थोड़ा और प्रिसाइज, थोड़ा और एक्यूरेट, इसीलिए हम कहते हैं कि एफ एन के साथ थोड़ा टाइटली बाउंड होता है थीटा नोटेशन। टाइट समझ में आ गया? ओके, दो के बीच में फंस गया टाइट, बिल्कुल सही बात है। एनीवेज, बात हमेशा हमें ये याद रखनी है कि बिग ओ नोटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी एल्गोरिथम्स के बीच में निकाला जाता है डिफरेंस की कौन सी वाली एल्गोरिथम ज्यादा बढ़िया है भाई, ठीक है, कि किस एल्गोरिथम वाले सोल्यूशन के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके इसलिए हमें ज्यादातर बिग ओ नोटेशन पे ध्यान रखना होता है। बिग ओ नोटेशन को निकालने के तरीके हमने देखे। सबसे पहले तो अगर फंक्शन आपका बन गया है, कोई आपने प्रॉपर फंक्शन बना लिया है एफएन वाला फंक्शन, तो उसके अंदर अगर आप लोगों को बतानी है बिग ओ नोटेशन क्या है, तो सिंपल सा काम है, सबसे बड़ी डिग्री निकालो इसके अंदर क्या है, और उसके बाद उसका कांस्टेंट रिमूव कर दो, तो आप वहां से निकाल सकते हो। तो ये तो है फंक्शन बना लिया अगर आपने। लेकिन कई बार हम फंक्शन नहीं बना पाते, कई बार हम, मतलब फंक्शन तो हमेशा बन ही सकता है, लेकिन कई बार आप चाहो डायरेक्टली कोड से पता लगाना कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो आप वो भी कर सकते हो। नीचे मूव करने से पहले जरा एक बार इंसर्शन शॉर्ट्स के एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई थिंक ये एग्जांपल बहुत कमाल का है, इससे आप लोगों को तीनों की तीनों समझ में आ जाएंगी चीजें, बिग ओ, थीटा और ओमेगा, तीनों आप लोगों को और क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक कोड है इंसर्शन शॉर्ट का, जिन लोगों को नहीं पता इंसर्शन शॉर्ट कैसे काम करते हैं वो ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। इंसर्शन शॉर्ट वगैरह हम एरे के अंदर पढ़ेंगे, इंसर्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट और भी मल्टीपल टाइप के शॉर्ट, मर्ज, क्विक। एनीवेज ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि काम में आती है आप लोगों के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के। और इसके अंदर आप दो लूप चलाते हो, यहाँ पर एक फॉर लूप दिख रहे हो और इसके अंदर एक वाइल लूप चल रहा है। तो जिस तरीके से हमने पहले देखा था कि एक एरे में से दो नंबर बताओ जिनका सम किसी एक्स के बराबर है, तो वहां पर भी हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चला रहे थे और हम कह रहे थे कि ठीक है बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उसकी, ठीक है, हम कहते हैं बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। यहाँ पर भी एक फॉर लूप के अंदर वाइल लूप चल रहा है और अगर आप देखोगे तो पूरा पूरा लूप चल रहा है, ठीक है, वर्स्ट केस के अंदर पूरा का पूरा लूप चल रहा है। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ओ से निकलती है। तो वर्स्ट केस के अंदर क्योंकि ये लूप भी पूरा चल रहा है, ये लूप भी पूरा चल रहा है, तो हम एन के अंदर एन बार चल रहे हैं, तो इसलिए एन स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये एन स्क्वायर टाइम परफॉर्म हो रहे हैं, बीच वाले ऑपरेशन जो है, ठीक है, ये वाले ऑपरेशन जो है वो एन स्क्वायर टाइम परफॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि बिग ओ नोटेशन जो है वो इसकी बिग ऑफ एन स्क्वायर है। तो यहाँ पर ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला स्टेटमेंट है इंसर्शन सॉर्ट वर्स्ट केस रेट ऑफ ग्रोथ इज एटमोस्ट बिग ऑफ एन स्क्वायर। एटमोस्ट बिग ऑफ एन स्क्वायर है, मतलब एन स्क्वायर से ऊपर नहीं जा सकता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगली स्टेटमेंट कहती है इंसर्शन सॉर्ट वर्स्ट केस रेट ऑफ ग्रोथ इज एटलीस्ट ओमेगा एन, कि वर्स्ट केस के अंदर एटलीस्ट ओमेगा एन तो जाएगा ही, मतलब एन एलिमेंट एन एन प्रोसेसिंग तो हमें करनी पड़ेगी, ठीक है, एन प्रोसेसिंग तो करनी पड़ेगी। यहां पर देखो जो ऊपर वाला लूप है ना वो 1 से लेकर एरे डॉट लेंथ तक चल रहा है, फॉर लूप जो है वो 1 से लेकर एरे डॉट लेंथ तक चल रहा है। अंदर वाला लूप जो है वो हो सकता है ब्रेक कर जाए आपका, ठीक है, अंदर वाला लूप जो पहले ही ब्रेक कर जाए। अगर आप लोगों को इंसर्शन शॉर्ट समझ में नहीं आता तो टेंशन मत लो, अभी आप बस समझ लो ऊपर ऊपर से ही, ठीक है, अभी आप लोग ऊपर ऊपर से समझ लो कि कैसे काम कर रहा है इंसर्शन शॉर्ट। जब हम समझेंगे तब ये चीज आप लोगों को और ज्यादा सेंस बनाएगी। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी पता है इंसर्शन शॉर्ट क्या होता है, पढ़ा हुआ है पहले से, वो लोग समझ सकते हैं कि ऊपर वाला जो फॉर लूप है ये तो पूरा पूरा चलेगा ही चलेगा, अंदर वाला जो वाइल लूप है ये हो सकता है ब्रेक कर जाए पहले ही बारी में। और ये कब होगा, जब आपका एरे पूरा का पूरा सॉर्टेड है। अगर आप लोगों का एरे कुछ इस तरीके का है 1 2 5 7 इस टाइप का अगर आपका एरे है, तो इस केस में आपका फॉर लूप तो चलेगा, ठीक है, आई आपका यहां से लेकर पूरा एंड तक जाएगा, लेकिन जो वाइल लूप होगा वो बार बार यहीं के यहीं ब्रेक कर जाएगा, फिर इसके लिए यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। तो आप लोगों ने सिर्फ एन ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो इसलिए क्या कहेंगे हम कि एटलीस्ट ओमेगा एन, क्योंकि लीस्ट बताता है ना, वो लीस्ट बता रहा है इसलिए ओमेगा एन। ये बता रहा आपका बेस्ट केस, जैसा हमने पहले देखा भी था, ये बताता आपका वर्स्ट केस, ये बता रहा आपका बेस्ट केस। बेस्ट केस क्या है कि हमें जो एरे सॉर्ट करना है इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से, वो सॉर्टेड एरे मिल रहा है हमें, ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है, ये बेस्ट केस है इसका, क्योंकि हमें एरे ही सॉर्टेड मिल गया, सॉर्टेड एरे ही सॉर्ट करने को मिल गया, तो बेस्ट केस है, इसलिए इसका ओमेगा एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अच्छा एक और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, इंसर्शन सॉर्ट वर्स्ट केस रेट ऑफ ग्रोथ इज एग्जैक्टली थीटा एन स्क्वायर। अब ये एग्जैक्ट बाउंड बताने के काम में आता है, ठीक है, ये एग्जैक्ट बताता है कि इतना तो रहेगा ही रहेगा। और थीटा लगाने का मतलब यही है कि एग्जैक्ट आप बता रहे हो, ठीक है, थोड़ा और टाइट आ गए, लेकिन एन स्क्वायर से ज्यादा टाइट नहीं कर सकते आप इसे, एन स्क्वायर से ज्यादा टाइट आप नहीं कर सकते इस एल्गोरिथम को, इसीलिए थीटा ऑफ एन स्क्वायर ही है ये। तो ये आपका एवरेज केस के अंदर भी इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो एन स्क्वायर ही आने वाली है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना कि थीटा ऑफ एन बाय 4 को हमने एन बाय 2 को हमने एन ही लिख दिया था, आपने बोला कि ठीक है परफॉर्म कर रहे हैं कम ऑपरेशन, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, थीटा ऑफ एन बाय 2 इज थीटा ऑफ एन स्टिल। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ठीक है बिग ओ भी एन है, थीटा भी एन है, मतलब बिग ओ से ज्यादा टाइट इसे हम नहीं कर सकते।
तो यही है बस। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें स्ट्रेस देना है वो अगेन मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि वो बिग ओ नोटेशन पे देना है, कि यहाँ पर हमें एटमोस्ट कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे वर्स्ट केस के अंदर। वर्स्ट केस कब होगा? जब एरे पूरा का पूरा रिवर्स ऑर्डर में है, तब इसका वर्स्ट केस होगा कि एक भी एलिमेंट अपनी असली जगह पे नहीं है, एक भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के मुकाबले सॉर्टेड नहीं है, मतलब रिवर्स्ड केस है, तो वो आपका वर्स्ट केस होगा। उस केस में हमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं? एन स्क्वायर ऑपरेशन। गॉट इट? जिनको डाउट आ रहा है वो मेरे को बताओ, क्या डाउट आ रहा है? काफी लोगों को आ रहा है डाउट। भैया जनरली बिग ओ एंड ओमेगा आर सेम? नहीं नहीं, जनरली बिग ओ और ओमेगा सेम क्यों है? बिग ओ आपका बता रहा है वर्स्ट केस में और ओमेगा आपका बता रहा है आपका बेस्ट केस में। ये दोनों तो एकदम ही उल्टे हो गए, एक ऊपर की बता रहा है, एक नीचे की बाउंड बता रहा है। सर एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने सीखेंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में टीएलई आता है तो मजाज घूम जाता है, इसका मतलब क्या? स्लो बताइए, ठीक है स्लो बताएंगे। थीटा वाला समझा दो, थीटा वाला दोबारा समझ लेते हैं चलो एक बार। तो थीटा वाला बेसिकली काम में आता है एक फिक्स्ड बाउंड निकालने के, ठीक है, एग्जैक्ट बाउंड भी हम इसे कहते हैं, एग्जैक्ट बाउंड निकालने के लिए। ये बेसिकली अगर आपका एक फंक्शन एफ एन है तो उसके अंदर जितना टाइटली आप बाउंड कर सकते हो, आप बता सकते हो कि हाँ इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा और इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ये बेसिकली दो दो C1 और C2 के लिए काम करता है। ऐसा मत बोलना कभी भी कि थीटा वाला जो फंक्शन है ये वर्स्ट केस के लिए है या फिर बेस्ट केस के लिए है, ऐसा नहीं है। थीटा वाला जो फंक्शन है वो हमेशा एवरेज केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों को बता के देता है, और इसको हम कहते हैं कि ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, ये ज्यादा प्रिसाइज आप लोगों को चीज बताता है। जैसे मैंने बताया ना, बिग ओ नोटेशन जो है वो ऊपर ऊपर की चीज बता देगा कि ठीक है इससे ज्यादा ऊपर कभी नहीं जाएगा, बिग ओ ये है कि इससे ज्यादा ऊपर कभी नहीं जाएगा। लेकिन थीटा जो होता है वो बताता है कि एग्जैक्टली इतनी ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी इसकी, ठीक है, एग्जैक्टली इसकी इतनी ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, थीटा ये बताता है। तो बिग ओ एक तरीके से समझ लो कि ऊपर ऊपर की चीज बता रहा है, थीटा जो है वो एग्जैक्टली बीच की चीज बता रहा है, और ओमेगा जो है वो नीचे की चीज बता रहा है कि इससे ज्यादा नीचे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी इसकी। और बिग ओ बताता है कि इससे ज्यादा ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी, थीटा आपका बीच का है, बस ये समझ लो। थीटा वाले केस में वाई इट वॉज n/2, मतलब एवरेज में बोल सकते हो आपकी n/2 हो सकता है, वैसे तो नहीं कह सकते, एवरेज भी n/2 होगा, ठीक है। अगर आप मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से खेलो तो इसीलिए आप कह सकते हो कि n/2 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे हमें। एक्सपेक्टेशंस अगर आप निकालो, ठीक है, एक्सपेक्टेशन निकालो कि आप लोगों को n एलिमेंट दे रखे हैं तो कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है तो उसको कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे ऑन द एवरेज केस, तो n/2 आएंगे इन द एवरेज केस, राइट। अच्छा ठीक है, तीनों में से कौन सा आएगा मोस्टली आगे भैया? बिगो आएगा, बिगो हमेशा बिगो आएगा। ब्रेक, ब्रेक लेना थोड़ी देर बाद या फिर ले सकते हो क्या अभी? चलो ले सकते हो ब्रेक, ब्रेक आप, ठीक है 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। थीटा नोटेशन एग्जांपल बता देता, जब भी आप लोगों को जैसे मैक्स वाले के अंदर मैक्स फाइंड करना है कि कितने एलिमेंट होंगे, कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट है, तो उस केस में आप एग्जैक्ट बाउंड बता रहे हो, और उस केस में आप बिग ओ मत बोलना। बिग ओ बोलोगे तो लगेगा बंदे को कि इसको पता नहीं कि एग्जैक्टली थीटा ऑफ एन भी आंसर है इसका। क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट अगर आप लोगों को फाइंड करना है कि एक एरे में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा, तो आपको पता है कि एन ट्रेवर्स पक्का करना पड़ेगा मुझे, एन एलिमेंट पक्की बात है ट्रेवर्स करने ही पड़ेंगे। तो जो सबसे क्लोजेस्ट बाउंड इसका वो है थीटा। तो आप बताओगे इस केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थीटा ऑफ एन है। बिग ओ ऑफ एन भी आप कह दोगे तो वो बुरी नहीं होगी बात, ठीक है, बिग ओ ऑफ एन भी सही बात होगी। लेकिन आप जब बता सकते हो इस केस में कि नहीं भाई थीटा ऑफ एन आंसर हो सकता है, तो आप थीटा ऑफ एन आंसर बताओगे इस केस में, ठीक है। तो जब आप बता सकते हो ना, जिस जब कि इसके अंदर इतने ऑपरेशन पक्की बातें परफॉर्म हो ही रहे होंगे, तब आप उस केस में थीटा बता रहे होते हो। ज्यादातर मैंने इसको ऐसे यूज होते हुए देखा है। रिवर्स मींस, रिवर्स मतलब उल्टा एरे है। जैसे आपको ये एरे यहाँ पर दे रखा है ना, सॉर्टेड एरे ना देके अनसॉर्टेड एरे, जैसे यहाँ पर 1 2 5 7 ना देके 7 5 2 1 दे दिया, दैट इज रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल एफ एन इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर प्लस बी, इसमें थीटा क्या होगा?
ए एन स्क्वायर प्लस बी, इसके अंदर देखो एन की पावर 0 है राइट, तो इसमें थीटा होगा बिग ऑफ 1, बिग ऑफ 1 इसके अंदर होगा। जैसे यहाँ पे एक बंदे ने पूछा ए एन स्क्वायर प्लस बी, अच्छा थीटा पूछो, मैंने सोचा ओमेगा, तो देखो इसके अंदर जो थीटा होगा वो स्टिल एन स्क्वायर ही रहेगा, थीटा इसके अंदर एन स्क्वायर ही रहेगा। ओमेगा इसके अंदर एन, एन की पावर 0 राइट 1, ओमेगा इसके अंदर 1 होगा और बिग ओ इसके अंदर एन स्क्वायर रहेगा। और मास्टर थ्योरम नहीं देख रहे होंगे यार इसके अंदर हम, मास्टर थ्योरम एकदम अलग ही चीज हो गई, और बहुत ही कम केसेस के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने काम में आ रही होती है वो। मास्टर थ्योरम आपसे ज्यादा कोई पूछेगा भी नहीं कभी, टेंशन मत लो। इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे। अगली चीज पे मूव करते हैं, ब्रेक खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ कुछ फंक्शंस बना रखे हैं और आपको बता रखा है कि कौन सा वाला फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो देखो जो नीचे चल रहा है, सबसे नीचे जो है वो है बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर आपने कोई कोड कर दिया तो वो बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। बिग O ऑफ 1 कैसे होगा, जैसे सपोज करो आपको मैंने बोल दिया कि 1 से लेकर किसी नंबर n तक नंबर्स का सम निकालो, तो इसको करने के क्या तरीके हैं। 1 से लेकर n तक नंबर्स का सम निकालना है तो एक तो फॉर्मूला होता है इसका, राइट, फॉर्मूला होता है सीधा, हमने पढ़ा था। फॉर्मूला क्या होता है, 1 से लेकर n नंबर तक का सम निकालना है तो रिकरेंस पढ़ लेंगे अभी, हाँ, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, राइट, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये हो गया सम निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और इस फॉर्मूला से हम इसे एक ऑपरेशन में ही कर सकते हैं, ठीक है, एक ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा तो हो गया बिग ऑफ 1। लेकिन एक सम निकालने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, एक तो ये तरीका है, एक तरीका क्या है कि एक आप फॉर लूप चला दो, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन n तक आई प्लस प्लस करके, और आपने एक सम बना दिया इंट सम इक्वल्स टू 0, और उसके बाद आप सम प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई लिखे जा रहे हो। इससे भी आप करोगे तो इससे आप करोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इससे करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन। वैसे हमें इसके अंदर कहना चाहिए कि भैया इस केस में आएगी थीटा ऑफ एन, ठीक है, आप कह सकते हो बिग ऑफ एन भी, लेकिन जब आपको पता चल रहा है ना कि किसी एल्गोरिथम के अंदर इतने तो पक्का परफॉर्म करने पड़ रहे हैं ऑपरेशन, हमें पक्की बात है, इससे कम ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करने पड़ रहे, इतने पक्का परफॉर्म करने पड़ रहे, तो उस केस में थीटा ऑफ एन बोलना ज्यादा सही रहता है, ठीक है। दोनों ही बोल दोगे तो कोई आपको आपके नंबर नहीं काटेगा, लेकिन ज्यादा प्रिसाइज जो होता है वो थीटा ऑफ एन होता है, तो इसीलिए दोनों ही हो सकते हैं बिग ऑफ एन। तो क्या बता रहा था कि ठीक है, एक ही क्वेश्चन को करना है, एक ही क्वेश्चन था हमारा 1 से लेकर n नंबर तक का सम फाइंड करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन वो दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, एक तरीका है बिग ऑफ 1 के अंदर और एक तरीका है बिग ऑफ n के अंदर। ज्यादा बेटर कौन सा है, ज्यादा बेटर कौन सा है, बिग ऑफ 1, ठीक है। अब इनके जरा ग्राफ देख लो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जैसे जैसे ये नीचे यहाँ पर n दे रखा है और यहाँ पर आपके बता रहे हैं कि कितने ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं फॉर एनी n, ठीक है, किस तेजी से ये बढ़ रहे होते हैं आपके। तो सबसे नीचे है बिग ऑफ 1, बिग ऑफ 1 के ऊपर है ये ग्रीन वाला लॉग n, ठीक है, लॉग n के ऊपर है हमारा बिग ऑफ n, उसके ऊपर है हमारा n log n, ठीक है, n के ऊपर आपका n log n आ रहा है जैसे हमने पहले भी देखा था। फिर है हमारा n स्क्वायर, n स्क्वायर के ऊपर होगा हमारा n क्यूब, n4 ऐसा, उसके बाद है हमारा 2 रेज़ पावर n, उसके बाद है हमारा सबसे बेकार होता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बहुत ही बेकार होता है। अच्छा किस पता है आपको ये चीज, 52 फैक्टोरियल सुन के लगता है कितना प्यारा सा छोटा सा एक नंबर है, ठीक है, 52 फैक्टोरियल, और ये आपके हाथ में भी, मतलब जैसे आपके पास जो कार्ड डेक होता है, उस कार्ड डेक को अगर आप लोगों ने शफल किया तो वो जो शफल करने के बाद जो सीक्वेंस बन रहा है, वो सीक्वेंस जो होगा वो 1 आउट ऑफ 52 फैक्टोरियल होगा, राइट, जो सीक्वेंस होगा वो 1 आउट ऑफ 52 फैक्टोरियल होगा। तो आप बता सकते हो 52 फैक्टोरियल कितना बड़ा नंबर होता है। इसके ऊपर एक आध मैंने वीडियो देखी थी, बहुत सही वीडियो थी, उसमें उन्होंने बताया था 52 फैक्टोरियल एक इतना बड़ा नंबर है कि हम मतलब उसे ऐसे सोच नहीं सकते, बहुत ही बड़ा नंबर है। किसने लिखा है यहाँ पे, E67, ह्यूज ह्यूज नंबर,
मतलब ऐसा पूछता है कि जितने एटम्स हैं उस एटम्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, या मतलब सॉरी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने एटम्स हैं, एटम्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरे यूनिवर्स के उससे भी ज्यादा 52 फैक्टोरियल नंबर आ रहा होता है। एनीवेज, एन फैक्टोरियल तो बहुत ही बेकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की आती भी है एन फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ट्रैवलिंग सेल्समैन उनमें से एक प्रॉब्लम है, ठीक है। 2 रेज़ पावर n भी आते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा मैंने यहाँ पर बता रखे हैं, एक सेकंड, रिकरेंस मैं मूव करने से पहले जरा एक बार ये देख ले, ठीक है। अभी रिकरेंस प्रॉब्लम्स देखेंगे 2-3 कैसे सॉल्व की जाती हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आपका n जो है वो अब हाँ एक चीज, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट समझ लेते हैं, ठीक है। एंड में देख लेंगे ये रिकरेंस प्रॉब्लम्स किस तरीके सॉल्व करनी है, पहले ये देख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप किसी ऑनलाइन जज पर जाते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वहां पर आप लोगों को वो एक कंस्ट्रेंट भी देते हैं कि इसके अंदर जो n होगा वो इतना तक जा सकता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चलाते हैं लीड कोड। कोई प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर अकाउंट वगैरह ना बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है, गिवन एनी इंटीजर 2 नंबर सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट, ठीक है। जो भी नंबर है ये, यहाँ पर देख लो हमें बता रखा है कि जो नंबर की लेंथ है वो 10⁻4 तक ही जा सकती है। मतलब हमारे पास जो एरे के अंदर नंबर होंगे वो 10⁻4 तक ही नंबर्स होंगे, इससे ज्यादा नंबर्स हमें नहीं दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस में कंस्ट्रेंट दिए होते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस में दिए ही होते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको पता रहेगा उसके अंदर कि आपको क्या कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखा कि ठीक है, जो एरे है नम्स उसकी जो लेंथ होगी वो 10⁻4 से कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं जा रहे होंगे एरे की लेंथ। तो आप लोगों का जो सोल्यूशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो इतने बड़े नंबर, मतलब इतने बड़े एरे को संभाल सके। अब ये संभाल कैसे सकता है भाई, संभाल कैसे सकता है, तो उसके लिए हमारा बनाएगा एक रूल, ठीक है। और उस रूल को हम समझेंगे, उस रूल को हमारा बनाया गया, और वो रूल है हमारा 10⁻8 रूल, 10⁻8 ऑपरेशन रूल बेसिकली। देखते हैं क्या है। ये बेसिकली जितने भी ऑनलाइन जजेस है ना, 10⁻8 ऑपरेशन, जितने भी ऑनलाइन जजेस हैं उसके अंदर आप 10⁻8 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखा डिफाइन करोगे जिस भी एल्गोरिदम की, वो इस इतने ऑपरेशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आप सेफ हो, तब आप लोगों का टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर नहीं आएगा। टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर नहीं आएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं TLE, TLE ये भी कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा कभी भी TLE एरर ना आए, तो उसके लिए हमारी जो एल्गोरिदम्स होनी चाहिए उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए वो हम कंस्ट्रेंट के बेसिस पे हमें निकालनी चाहिए, जो हमें कंस्ट्रेंट दे रखा है। तो कंस्ट्रेंट जैसे हमने वहां देखा था, हमें कंस्ट्रेंट दे रखा था n जो है वो लेस देन 10⁻4 है। तो अगर n लेस देन 10⁻4 है तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो टेबल बन रखी है उसके हिसाब से क्या रखा है कि अगर आपका n जो है वो 10⁻4 से छोटा है तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ n² भी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये बस यही टेबल है कि आपको अगर n डिफाइन दे रखा है, n दे रखा है कि n इतने से इतना हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आपकी जा सकती है। अगर आपको दे रखा कि n 12 से छोटा रहेगा, 10 11 12 बस इतने ही रहेंगे n, तो आप n फैक्टोरियल वाला सोल्यूशन भी सबमिट कर सकते हो जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n फैक्टोरियल आ रही हो, ठीक है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि जो 12 फैक्टोरियल है वो लेस देन है 10⁻8 के, ठीक है। अगला है, अगर आपका n जो है वो 25 से छोटा है तो आप 2⁻n में भी चल जाएगा। कहां पर ऐसे ऐसा एल्गोरिथम जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2⁻n हो, उसमें भी आप सेफ रहोगे, उसमें भी आपका TLE एरर नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगर आपका n जो है वो 100 है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n⁻4 हो सकती है। मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, उसके फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, और उस फॉर लूप के अंदर भी एक और फॉर लूप, इस तरीके से। और ये फॉर लूप जो है सारे के सारे पूरे पूरे चल रहे हो, ठीक है, n टाइम्स चल रहे हो एट मोस्ट हर केस में, तो भी आप सेफ रहोगे। लेकिन तब सेफ रहोगे जब आपका जो n है वो हमेशा लेस देन 100 ही रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो 100 की पावर जो 4 है
वो स्टिल 10⁸ से छोटी है, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ। ओके, सिमिलरली यार ये तो पूरा का पूरा आप देख ही सकते हो, फिर पूरा का पूरा यहाँ पर 10⁶ अगर जा रही है तो n log n में भी सेफ रहोगे, 10⁸ जा रही है तो बिग ऑफ n वाला सोल्यूशन आपका काम करेगा सिर्फ। 10⁸ से बड़ा है लेकिन अगर आपका n, तो उस केस में तो आपको बिग ऑफ log n वाला सोल्यूशन वो एक्सपेक्ट कर रहा है या फिर बिग ऑफ 1 वाला सोल्यूशन वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज काफी लोग कंफ्यूज है, ठीक है। एक बार एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से, इसको मैं पूरा का पूरा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है यार कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, जैसे भी हमने देखा था वहां पे लीड कोड के ऊपर, कि आपको कुछ कंस्ट्रेंट दिए होते हैं कि आपका जो इनपुट है वो इतने से इतने ही बड़ा होगा। जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ था कि जो हमारा एरे है, एरे का साइज जो है वो 10⁴ से छोटा ही रहेगा। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करें इसे, यहाँ पर दे रखा है कंस्ट्रेंट में कि जो एरे की जो लेंथ है वो 10⁴ से छोटी ही रहेगी। यूज पोल फॉर व्हाट? पोल क्यों चाहिए आपको? सर जब एग्जांपल कराओगे तभी क्लियर होगा। हाँ हाँ, एग्जांपल ही करा रहे हैं भाई, एग्जांपल के थ्रू भी मैं बताऊंगा। अभी मैंने एक्चुअली इसके जस्ट बाद वाली स्लाइड में एग्जांपल ही लिखे हुए थे, लेकिन कंफ्यूजन कुछ ज्यादा ही हो रही है तो इसलिए हम दोबारा से देख लेते हैं। इसके जस्ट अगली स्लाइड में एग्जांपल ही लिखे हुए हैं मैंने वैसे। चलो ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से एरे की लेंथ दे रखी है, तो अगर आप लोग एक बेकार सोल्यूशन यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, जिसके अंदर आपने सपोज करो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, उसके अंदर दोबारा से फॉर लूप बना दिया, ठीक है, फॉर लूप के अंदर 3 फॉर लूप लगा दिया आपने, तो उस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो हो जाएगी बिग ऑफ n क्यूब। बिग ऑफ n क्यूब, अगर आपने 3 फॉर लूप लगा दिए इसके अंदर और n आपको दे रखा है 10⁴, कि 10⁴ तक जा सकता है, तो अगर आपका n 10⁴ जा रहा होगा किसी इनपुट के लिए, अगर आपका एरे जो है वो 10⁴ लेंथ का है और आपने जो सोल्यूशन दे रखा है वो ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का है, तो उस केस में आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अब आप ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो होगा n की जगह डाल दो 10⁴ और उसकी पावर 3, ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे हैं वो है 10⁻12, और 10⁻12 जो है वो ज्यादा है 10⁸ ऑपरेशन के, और हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि 10⁸ ऑपरेशन ही परफॉर्म हो सकते हैं। 10⁸ ऑपरेशन से ज्यादा ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं करोगे कभी भी ऑनलाइन जज के ऊपर, अदरवाइज टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाएगा। तो इसीलिए हम कंस्ट्रेंट की हेल्प से, कंस्ट्रेंट क्या होता है कि हमें दे रखा हो कि n इतना जा रहा है इतना जा रहा है, वो होता है कंस्ट्रेंट। इसीलिए हम कंस्ट्रेंट की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ठीक है। इसीलिए हम कंस्ट्रेंट की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, और उसी के लिए ये वाली टेबल है। और ये टेबल याद वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसको हमें याद करना है, हमें बस ये याद रखना है कि 10⁸ ऑपरेशन वाला रूल होता है। अगर ये याद है तो हम अपने आप वहीं पे फिर सेफ रहेंगे, हम वहां पर निकाल सकते हैं 10⁸ ऑपरेशन से कम होने चाहिए। अगर n आपको दे रखा है कि n आपका 10⁻² तक जा सकता है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ n⁻4 तक जा सकती है, ठीक है। आप क्लियर है? अंडरस्टूड? एक और मैं बताता हूँ, सपोज करो जो 10 दे रखा है आपको वो 10⁻4 तक दे रखा है कि n जो है वो 10⁻4 तक जा सकता है, जैसे इस वाले एग्जांपल में दिया हुआ था कि n जो है वो 10⁻4 तक जा सकता है, तो उस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी n² तक ही जानी चाहिए, उससे ज्यादा बेकार नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा बेकार नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज टीएलई आ जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था टीएलई आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको n दे रखा कि 10⁸ एलिमेंट्स होंगे, तो जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ n ही जानी चाहिए, n² भी नहीं जानी चाहिए, n log n भी नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज टीएलई आ जाएगा। तो ऐसा सोल्यूशन ढूंढने का ट्राई करो जो कि बिग ऑफ n में ही निकाल दे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर प्लस प्लस? कैसे निकाला? 10⁸ ऑपरेशन रूल दे तो रखा है मैंने, ये याद रखो बस 10⁸, इसी से निकल जाएगा बस सारा का सारा। लग क्या हो रहा है? लास्ट वाला log n का थोड़ा बता दीजिए। log n, अच्छा log n बेसिकली यार देखो log n जो होता है वो हमेशा 10⁸ से छोटा ही रहता है ना। देखो मैं बताता हूँ log n का क्या सीन है, कि हमें दे रखा है 10⁸ से भी नंबर बड़ा है, ठीक है, n 10⁸ से भी ज्यादा है,
तो हम इसके अंदर कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हमें पता है कि 10⁻8 से ही कम ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो अगर हम इसके अंदर बिग ऑफ एन वाला सोल्यूशन डालने का ट्राई करेंगे तो वो टीएल ही दे देगा, राइट। बिग ऑफ एन सोल्यूशन जो वो टीएल ही दे देगा, क्योंकि हमारा जो एन है वो 10⁻8 से भी ज्यादा है, हो सकता है 10⁻9 हो, 10⁻10 हो, तो उस केस में वो 10⁻8 से ज्यादा हो रहा है, तो बिग ऑफ एन वाला सोल्यूशन नॉट एक्सेप्टेबल। उस केस में बिग ऑफ लॉग एन वाला सोल्यूशन वुड बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि बिग ऑफ लॉग एन जो होता है वो छोटा होता है, काफी छोटा होता है इनफैक्ट बिग ऑफ एन से, ठीक है। लॉग एन कैसे निकाल सकते हैं कि आप लगाओ log 10⁻8, क्या आ जाएगा ये 8 log 10, राइट, जो कि बहुत ही छोटा नंबर होता है। बेस अगर 2 है तो उस केस में ये log बेस 2 10 कितना होता है 0.3, तो आपका ये कितना हो जाएगा, बहुत ही छोटा नंबर 3.3 समथिंग होता है शायद, है ना, तो ये 24 करीब बन जाएगा। ऑल डिपेंड्स ऑन n, चेक n अकॉर्डिंगली, प्लान योर सॉल्यूशन फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल सही बात कही है विकास ने कि सब कुछ n पे डिपेंड करता है। आपका n क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके हिसाब से अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लो आप। n आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि n जो है वो इतना होगा, हर क्वेश्चन में n आपको दिया होगा। तो अगर आपको n दे रखा है 100, तो उसके लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ये। n आपको बोल रखा है 500, तो उसके लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ये, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब तो क्लियर है। इसको कैसे याद रखें, बस याद रख लो भाई इसको मैं कैसे होता हूँ याद रखें, ठीक है। वैसे तो मैंने बताया आपको याद करने की जरूरत है नहीं, हमेशा बस 10⁻8 ऑपरेशन होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ये भी अगर आपको याद है, बस 10⁻8 ऑपरेशन याद है, तो भी आप सेफ हो हमेशा। गॉट इट। अच्छा, मैंने एग्जांपल दे रखे हैं कुछ कि कब कब कितने कितने फैक्टोरियल, मतलब कौन कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। ये मैं अभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको अभी से समझ में आ जाए, ये बस मैंने बता रखा है कि कुछ कुछ लोगों को शायद समझ में आ जाए कि अगर आप लोगों को परम्यूटेशन निकालना है 1 से लेकर n तक का, तो उस केस में ये n फैक्टोरियल वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। एंड डोंट एक्सपेक्ट मी टू आंसर एवरी वन ऑफ दिस, लेकिन जैसे जैसे हम सारे सारे क्वेश्चन कर लेंगे सीरीज में, तब तक हम ये सारे सारे क्वेश्चन भी कर चुके होंगे जितने यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं, सारे सारे एग्जाम्पल की परम्यूटेशन निकाल लो, ठीक है, निकाल लेंगे। एग्जॉस्ट ऑल सबसेट ऑफ एरे, ठीक है, ये भी कर लेंगे। सारे सारे क्वेश्चन हम कर ही लेंगे, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट वगैरह सब के सब, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, जीसीडी वगैरह, ये सब चीजें कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बस एग्जांपल दे रखे हैं, ये सब आप लोग जाकर पढ़ सकते हो। ये बस मैंने ऐसी एक स्लाइड ऐड कर दी जिससे पता लगे कि हाँ कहाँ पर किस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होती है किस क्वेश्चन में। तो ये एग्जांपल है। इज लॉग एन एक्सेप्टेबल इन ऑल, मतलब डिपेंड करता है यार, कब लॉग एन जो है वो, कब log n 10⁻8 से भी बड़ा हो रहा है, किस n के लिए बड़ा हो रहा है log n, ऐसा निकाल के दिखाओ, तो आपको दिखाई देगा कि बहुत ही बड़े n के लिए हो रहा है वो तो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ 10 log n जो है वो एक्सेप्टेबल होता ही है ज्यादातर। log n बहुत ही छोटा हो जाता है एक्चुअली। एनीवेज, एग्जांपल हमने देख ली। एग्जांपल आप लोग चार अपने आप से पढ़ सकते हो कि कौन से वाले के लिए कैसे काम कर रहा है, मैंने बस ये स्लाइड ऐड कर दी थी। अब हम जरा बात कर लेते हैं अपने रेकरेंस प्रॉब्लम की, कि रेकरेंस प्रॉब्लम किस तरीके से काम करती है और इसके अंदर आप रेकरेंस प्रॉब्लम के सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे निकाल सकते हो, और ये बहुत ही सही चीज है। ये अगर आप लोगों ने समझ ली तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वो भी आप समझ जाओगे। ये किस चीज के लिखा था मैंने, इसको हटा रहा हूँ मैं। अगली बार से ना मैं बीच बीच में ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स भी ऐड कर ले करूंगा, ब्लैंक स्लाइड्स, जस्ट फॉर राइटिंग ऑल दिस, है ना, वरना यहाँ पर मैं कुछ कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों को ये 3 प्रॉब्लम है, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, और ये काम में आते हैं आपको बताने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो हमारा अगर सपोज करो ये टी वाला ग्राफ है, टी वाला ग्राफ बेसिकली बता रहा होता है कि कितना कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो कितना अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, राइट। ये आपके सारे सारे जो रिकरेंस प्रॉब्लम्स होती है, सारी सारी आप लोगों की रिकर्जन पे बेस्ड होती हैं। मैं पहले सोच रहा था कि इसको मैं पढ़ाऊंगा तब जब हम रिकर्जन समझ लेंगे, लेकिन मैंने बोला यार कि हमारी 1.5 घंटे की क्लास है और टॉपिक्स इतने ज़्यादा है नहीं, तो कुछ कुछ टॉपिक्स और ऐड कर ही लेते हैं। तो जिन लोगों को रिकर्जन आती होगी पहले से, उन लोगों के लिए बहुत आसान रहने वाला है ये। जिन लोगों को रिकर्जन समझ में नहीं आ रही है, मतलब रिकर्जन नहीं पता क्या होती है, उन लोगों को शायद हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन अगेन जब हम रिकर्जन पढ़ रहे होंगे तब हम ये चीज़ें दोबारा देख रहे होंगे, तो डोंट वरी, ठीक है। बस हम ये अभी फिलहाल देख ले रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, जैसे अभी 9:41 ही हो रहा है।
जिनको नहीं आती उनके लिए बता दिया ना कि उनके लिए हम रिकर्जन जब पढ़ रहे होंगे तो दोबारा से देख रहे होंगे सेम चीज। राइट, 10⁵ है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? एक बंदे का क्वेश्चन है, चलो मुझे बताओ, आप लोग बताओ, 10⁵ अगर दे रखा है n तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काम करेगी? अच्छा 10:09 बज गए तो यहाँ पर 9:41 AM लिखा हुआ है, वाओ। ये हमारी अलग ही घड़ी चल रही है। 9 जैन, सही है। 10⁵ के अंदर क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी? एक बंदे ने क्वेश्चन किया था, मैं नहीं दिखा रहा वो वाली स्लाइड, आप बताओ। आप n में भी सेफ रहोगे, आप n log n में भी सेफ रहोगे, क्या n² में सेफ रहोगे? नहीं, n² में सेफ नहीं रहेंगे भैया, क्योंकि n² हो जाएगा तो 10⁻10 ऑपरेशन हो जाएंगे, विच इज ग्रेटर देन 10⁸8। तो हम n वाली कॉम्प्लेक्सिटी या फिर n log n वाली कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर खेल सकते हैं इस केस में। ठीक है, n या n log n दोनों में आप लोग सेफ रहोगे। तो आपका जो सोल्यूशन है वो या तो n का हो सकता है या फिर n log n का हो सकता है, उससे ज्यादा बेकार नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे बेकार होगा तो चलेगा नहीं। अच्छा, रिकरेंस प्रॉब्लम देखते हैं। रिकरेंस प्रॉब्लम बेसिकली तब होती है जब आप लोग रिकर्शन समझ रहे होते हो। जैसे कि सपोज करो पहला क्वेश्चन जो है वो है tn इक्वल टू tn माइनस 1 प्लस सी। तो ये कुछ इस तरीके का रिकरेंस प्रॉब्लम हो सकती है कि आप लोगों को एक फंक्शन दे रखा है f, जिसके अंदर एक इनपुट ले रखी है इंट n, और इस फंक्शन ने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, कुछ कांस्टेंट काम किया, जिसके अंदर आपके c कांस्टेंट काम हो रहे हैं, ठीक है, c है, और उसके बाद इसने कॉल कर दिया अपने आप को ही f n-1 के लिए। तो जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर देता है उसे हम कहते हैं रिकर्जन। राइट, जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर देता है उसे हम कहते हैं रिकर्जन, और ये बन जाती है एक रिकरेंस प्रॉब्लम। और इस रिकर्जन प्रॉब्लम के लिए आप लोगों का ये टी नोटेशन बन जाती है, ठीक है, ये वाली टी नोटेशन बन जाती है। तो अगर ये आपकी टी नोटेशन है तो इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? कोई बता सकता है मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी यहाँ पर? बिग ऑफ एन कह रहे हैं लोग, सिर्फ एन मत लिखा करो, बिग ओ भी लिख दिया करो, डरो मत, थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, बिग ओ लिख दो काफी है। लॉग एन भी कह रहा है एक बंदा, तो वाओ, ठीक है। समझ में आया बिग ऑफ एन क्यों हो रही है? मैं बताता हूँ आप लोगों को क्यों हो रही है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप यहाँ पर करके आ रहे हो कि सपोज करो f(3) के लिए कॉल करते हो, ठीक है, f(3) के लिए कॉल किया आपने, तो f(3) के लिए क्या होगा, कुछ c ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है, और साथ में f(2) के लिए कॉल हो जाएगा। राइट, अब f(2) के लिए जब कॉल होगा तो अगेन कुछ c ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और f(1) के लिए कॉल हो जाएगा। राइट, उसके बाद अगेन f(1) के लिए कॉल करोगे तो अगेन कुछ c ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और f(0) के लिए कॉल हो जाएगा। और सपोज करो 0 के केस में हम रिटर्न कर रहे थे यहाँ पे वापस, ठीक है, कि हम रिटर्न कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये होता है, टी नोटेशन का मतलब ये होता है कि हाँ 0 के केस में या 1 के केस में हम बाहर निकल रहे होते हैं। तो यहाँ से हम बाहर निकल गए तो हमारा जो वो एफ है वो यहीं पे आकर रुक जाएगा। तो इस केस में हमें दिख रहा है कि अगर आपके पास एन दे रखा है, एन ऑपरेशन है, मतलब एन आपका अगर नंबर है शुरुआत में, तो जितना एन है उतने ही इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे। देख रहे हो, सी सी सी, ये बेसिकली सी जो है ये बता रहा है कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर सी ऑपरेशन परफॉर्म हुए, फिर यहाँ पर सी ऑपरेशन परफॉर्म हुए और यहाँ पर सी परफॉर्म हुए। तो कितने ऑपरेशन टोटल परफॉर्म हुए? टोटल ऑपरेशन कितने परफॉर्म हुए? हुए हमारे एन सी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? बिग ऑफ एन, क्योंकि हम जो कांस्टेंट होता है सी होता है उसको हम इग्नोर मार देते हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। एन एन सी मैंने क्यों बोला? क्योंकि एन टाइम चल रहा है। राइट, ये जो हमारा जो ट्री बन रहा है, ट्री टाइप का जो कुछ बनता जा रहा है, इसे हम कहते हैं ट्री। एक नोड की दो हैं, फिर इससे दो नोड बन रही, इससे दो नोड बन रही, इसको हम ट्री कहते हैं। ट्री वैसे हम पढ़ेंगे आगे डीएसए कोर्स के अंदर। और तो ये जो ट्री बन रहा है इसकी हाइट कितनी आ रही है? जितनी हमारी एन है। तो जितनी हाइट आ रही है उतने ही टाइम्स सी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, इसलिए एनसी ऑपरेशन हो गए। और अगर एनसी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो तो बिग ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बताओ क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी? सेकंड क्वेश्चन की बताओ। एक ने कहा 2⁻n, एक ने कहा log n।
n की पावर 2 कह रहे हैं कुछ लोग, n स्क्वायर, कुछ लोग कह रहे हैं n स्क्वायर, कुछ लोग कह रहे हैं 2 की पावर n। जरा समझते हैं, ठीक है, हम कहते हैं जरा समझ लेते हैं क्या आ रही है। अरे हाँ हाँ, चलो एक है पेज एक्स्ट्रा यहाँ पर। क्वेश्चन था हमारा टी एन इक्वल टू 2t n-1 प्लस सी, टी एन इक्वल टू 2t n-1 प्लस सी। तो इससे अगर आप लोग देखोगे कि ये जो टी नोटेशन आई है कैसे आई होगी, वैसे इस टी नोटेशन से वो एफ मतलब वो रिकर्सिव फंक्शन बनाने की कोई जरूरत होती नहीं है, लेकिन जरा समझ लेते हैं कि क्या रिकर्सिव फंक्शन रहा होगा इसका, ठीक है, रफली क्या रिकर्सिव फंक्शन रहा होगा। तो वो कुछ ऐसा फंक्शन रहा होगा कि वो एक एफ वाला फंक्शन होगा जो कि एक ले रहा होगा एन इनपुट और कुछ सी ऑपरेशन परफॉर्म किए होंगे उसने, उसके बाद उसने अपने आप को कॉल किया होगा 2 बार, एफ एन माइनस वन, और फिर दोबारा कॉल किया होगा उसने एफ एन माइनस वन, ठीक है। इस टाइप का कोई फंक्शन रहा होगा, हमें नहीं पता वो कौन सा फंक्शन है, लेकिन इस तरीके का वो रहा होगा, इसी वजह से ऐसा कुछ बना हुआ स्ट्रक्चर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमसे पूछी आ रही है, तो हम जरा देखते हैं कितने ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। हर बार हमें बस ये देखने होते हैं कितने ऑपरेशन परफॉर्म हुए, और वो ऑपरेशन हमें बता देंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। ट्री बनाएंगे, तो पहले स्टेप में हमारे सपोज करो यहाँ पर सी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे, उसके बाद यहाँ पर हम मूव करेंगे, यहाँ पर हमारा था टी एन, राइट, टी एन से हमने मूव कर दिया टी एन माइनस वन के ऊपर, टी एन माइनस वन के ऊपर, और फिर इस टी एन माइनस वन से हम फर्दर 2 पार्ट में और टूट रहे होंगे, टी एन माइनस टू के अंदर, टी एन माइनस टू के अंदर, अगेन यहाँ पर भी टी एन माइनस टू और टी एन माइनस टू, लेकिन साथ में एक सी भी आ रहा होगा, राइट, इसलिए यहाँ पर भी एक सी आएगा और एक यहाँ पर भी एक सी आएगा। तो इस तरीके से आप चलते रहोगे चलते रहोगे, तो यहाँ पर टोटल कितने स्टेप्स हो रहे हैं, इस ट्री की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, ट्री की हाइट होगी हमारी n, राइट, टोटल ट्री की हाइट होगी हमारी n। यहाँ पर इधर है n, इधर है n-1, इधर है n-2, करते 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 कभी ना कभी ये पहुंचेगा t1, तो टोटल इसकी जो हाइट होगी वो हो जाएगी n, राइट। और हमें देखने की टोटल कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो इस वाले स्टेप पे हुए हैं c, इस वाले स्टेप पे हुए हैं 2c, राइट, यहाँ पर हो गए c, यहाँ पर हुए हैं 2c, उसके अगले नीचे वाले स्टेप पे हुए हैं 2 स्क्वायर c, उसके नीचे हुए हैं 2 की पावर 4c, इस तरीके से। तो अगर आप सारे सारे ऑपरेशन गिनने बैठोगे तो वो कितने बनेंगे, हमारे बन रहे हैं ऑपरेशन c प्लस 2c प्लस 4c प्लस 8c, ऐसे करते करते बहुत सारे ऑपरेशन बन रहे हैं। तो अगर आप लोग ये निकालोगे तो ये क्या बन रहा है हमारा जीपी, और इसकी हेल्प से अगर आप लोग सम निकालोगे, जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है याद है, ए आर माइनस वन अपॉन डिवाइड बाय आर माइनस वन, ऐसा कुछ होता है, राइट, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर जो आर है वो है हमारा 2 और ए है हमारा सी, तो सी 2 की पावर n माइनस वन अपॉन में 2 माइनस वन विच इज 1। तो यहां से हमारा आ रहा है ये, ठीक है, सी 2 की पावर n माइनस सी। तो अगर हम बिग ओ की टर्म्स में बात करें तो हो जाएगा बिग ओ ऑफ 2 की पावर n, ठीक है। तो इसके लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ओ ऑफ 2 की पावर n। ये चीज क्लियर है, ट्री बनाना सिखा दो यार, ट्री बनाना सिखा दो, ये ट्री टी एन से हम क्या कर रहे हैं, टी एन से हम जा रहे हैं टी एन माइनस वन, टी एन माइनस वन और सी, टी एन माइनस वन से क्या कर रहे हैं टी एन माइनस टू, टी एन माइनस टू और सी, टी एन माइनस टू से क्या करेंगे टी एन माइनस थ्री, टी एन माइनस थ्री और सी। तो ये ट्री तो बनते ही जाएगा ना बार बार, और हमें बेसिकली बस ये काउंट करना है कि कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, सी जो है वो कितनी बार आ रहा है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सी एक बार आ रहा है, यहाँ पर सी 2 बार आ रहा है, इसके नीचे जो होगा सी वो 4 बार आएगा, देख रहे हो, एक इधर आएगा सी, एक इधर आएगा सी, एक इधर आएगा सी और एक इधर आएगा सी, फिर नीचे 8 बार सी आएगा, ऐसे करते चलेंगे। तो अगर हमें गिनने हैं टोटल कितने बन रहे हैं, तो यहाँ पर सी 2c 4c 8c, और ये टोटल जो है वो n टाइम चल रहा है, तो n टाइम चल रहा है तो उसका जीपी बन रहा है, और जीपी का सम का फॉर्मूला ये होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो बिग ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ 2 की पावर n आ रही है, ठीक है। जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आप लोग की यार बेसिक मैथ होती है, 10th में सीखी थी शायद, 10th में सीखी थी कि 12th में सिखाती है, मैं भूल गया, 10th में थी 12th में थी ये जीपी, 11th में थी, अच्छा 10th में थी, मुझे याद आ रहा है।
12th में तो वेक्टर वगैरह पढ़ते थे हम। हाँ। ट्री की हाइट कैसे आई, क्वेश्चन पूछा एक बंदे ने, ये ट्री की हाइट n कैसे आई। तो बेसिकली आप देख सकते हो यार, यहाँ पर आपका n है tn, इसके नीचे tn-1 है, इसके नीचे tn-2 है। ऐसे करते चलेगा, ये कब तक चलेगा, जब तक ये tn-n ना हो जाए, जब तक ये 1 ना हो जाए, ठीक है। तो ऊपर मैं बताता हूँ आप लोगों को हाइट कैसे निकालनी होती है। हाइट निकालने के लिए ना, अगर आप लोगों को इंट्यूटिवली समझना है, वैसे तो मुझे लग रहा है इंट्यूटिवली समझ में आ जाना चाहिए कि n हाइट क्यों आ रही है। अगर ना आए तो हम थोड़ा मैथमेटिकली भी कर सकते हैं कि n था, फिर n-1 था, n-2 था, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि 1 ना हो जाए, ठीक है। तो आफ्टर एनी n-k ये 1 हो जा रहा है, तो k कितना आएगा, क्या आएगा हमारा n-1, ठीक है। तो k हमारा हो जाएगा n-1। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि ठीक है n हाइट आ रही होगी, ठीक है, कि आफ्टर एनी n-k ये 1 के बराबर हो जा रहा है, तो k वहां से आएगा n-1, तो इसलिए इसकी हाइट जो है वो n आ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूं और अगली क्लास में करें उस क्वेश्चन को। आप बताना मुझे कि वो क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकाल के लाते हो आप लोग और कैसे निकालते हो, और फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन टू यू। ये थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, और मुझे बताना क्या आ रही है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम जरा आगे मूव करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन स्टिल निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हम जो कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग होते हैं, अगर हम स्पेस भी यूज करते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज करते हैं, तो हम उसको ही बोलते हैं कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर, इस एल्गोरिथम के अंदर इतना स्पेस यूज हो रहा है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आ रही है, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी refers to the total amount of memory space used by an algorithm including the space of input value of execution, ठीक है। कैलकुलेट द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वेरिएबल इन एल्गोरिथम प्रोग्राम टू डिटरमाइन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली बस इसके ऊपर मैंने एक ही स्लाइड बनाई है, देखो इससे स्लाइड भी नहीं बनाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कुछ इसके अंदर खतरनाक साइंस नहीं लगी हुई है। अगर आप लोगों को बताना है कि इनपुट n के हिसाब से, कोई भी इनपुट आपकी है n, उसके हिसाब से आपको कितना स्पेस यूज करना पड़ रहा है इसके अंदर, तो उसके लिए आप लोग बताते हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सपोज करो आपको एक एरे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इंट a, ठीक है, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, सपोज करो 1 2 3 5, इस तरीके से हमें एक एलिमेंट दे रखे हैं, और इसको एक क्वेश्चन इस तरीके का है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक दूसरा एरे बनाना पड़ जा रहा है, इंट b, जिसका साइज इसी a के बराबर है, इंट b इक्वल्स टू न्यू इंट n, जिसका साइज जो है वो इसी a के बराबर है। अगर आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक ऐसी एल्गोरिथम बनानी पड़ रही है जिसके लिए आपको एक दूसरा एरे बनाना पड़ जा रहा है, सेम साइज का, n साइज का, तो इसका मतलब इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्स और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही है वो आ रही है बिग ऑफ n, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्स जो आ रही है वो आ रही है बिग ऑफ n। एक चीज और याद रखना कि अगर आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा एरे नहीं बनाना पड़ता, अगर आप बिना एक्स्ट्रा एरे बनाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो उस केस में इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ 1। तीसरी चीज ये भी याद रखना, जिस तरीके से हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर दिया था, कॉन्स्टेंट्स को हम हटा दे रहे थे, सिमिलरली जैसे हम बोल रहे थे ना कि अगर fn इक्वल्स टू 1000 भी है तो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ 1 ही मानी जाएगी। सिमिलरली अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 50 वेरिएबल्स भी बनाने पड़ जाएं, चाहे 100 वेरिएबल्स भी बनाने पड़ जाएं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वेरिएबल्स बना रहे हो, तो भी इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ 1 ही आएगी, ठीक है। इस चीज में कोई दिक्कत, ओके, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली बहुत ही सिंपल सी चीज होती है यार। आप लोगों को बस ये बताना होता है कि किसी क्वेश्चन को करने के लिए स्पेस जितना लग रहा है उससे आप लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। एक चीज और, अभी अगर आप लोग एकदम बिगनर हो ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम आपको इसलिए भी हो रही होगी क्योंकि हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करे इनके ऊपर। क्वेश्चन करें भी कैसे, अभी हमने क्वेश्चंस के लिए एल्गोरिथम्स वगैरह देखी नहीं है। तो आगे आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे ना, तब तक हम उन क्वेश्चंस की स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी स्टडी करेंगे, तब ये चीजें और ज्यादा स्टैंड बनाएंगे, स्टैंड बोल रहा हूँ, सेंस बनाएंगी कि क्या होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैसे आपने कैलकुलेट किया। जब हम देखेंगे ना कि इस क्वेश्चन में हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे ठीक है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आ रही है। प्लीज रिपीट, क्या रिपीट करूं भाई, भाई जबरदस्ती मत रिपीट कराया करो यार, मजा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि एकदम बेसिक चीज बताई है मैंने। अगर आप सो रहे थे उसकी वजह से मेरे को बोलो रिपीट करो, तो यहाँ पर तो मजेदार वाली बात होगी नहीं। टाइम, हाँ ये सही कह रहा है, एक्सटेंड कर लेते हैं,
सेकेंड अभी आया नहीं मेरे पास, आएगा थोड़ी देर में, 1-2 मिनट में आ जाएगा, आई थिंक आने वाला है। एक्सटेंड कर लेंगे हम, रिपीट करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा करते हैं, चलो 10 ही मिनट कर रहा हूँ आज। हाँ देखो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का फंडा क्या होता है एक्चुअली। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का फंडा ही पूछ रहे थे ना, 5 एरे बनाने हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। 5 एरे बना लिए तो भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही होगी। मैं बताता हूँ आपको, देखो मैं आप लोगों को पूरा बताता हूँ। देखो क्वेश्चन है कि इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट, और आपने एन पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एन इज द साइज ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट दिया होगा एन दिया होगा, उसके हिसाब से आपने एक एरे बना लिया ए, या आपने खुद से बनाया एरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आप बोल रहे हो चलो मैं एक और एरे बनाता हूँ इंट बी, और वो एरे भी आपने बनाया, यही 1 डायमेंशनल एरे बनाया, उसके लिए भी बी एरे बना लिया। इस तरीके से आपने अगर 4-5 एरे भी बना लिए, ठीक है, सपोज करो 5 एरे बना लिए, पांचों का साइज एन के बराबर है, तो टोटल आप 5n स्पेस यूज कर रहे हो, 5 टाइम्स n स्पेस यूज कर रहे हो, तो आप अगेन यहाँ से कांस्टेंट रिमूव करोगे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो स्टिल बिग ऑफ n ही मानी जाएगी। तो भैया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर कब होगी, n स्क्वायर तब होगी जब आप 2 डायमेंशनल एरे बना दोगे कोई एक, ठीक है। आपने एक और एरे बनाया इंट डी, जो कि एक 2 डायमेंशनल है एरे, न्यू इंट एन एन, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ठीक है टोटल स्पेस कितना यूज हो रहा है, तो टोटल स्पेस यूज हो रहा है 5n प्लस एन स्क्वायर, राइट। 5n प्लस एन स्क्वायर, तो याद करो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज होती है तो उसमें क्या करते हैं हम, हाईएस्ट डिग्री फाइंड करते हैं और कांस्टेंट रिमूव कर देते। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है एन स्क्वायर, तो इसमें यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो वर्स्ट केस में आप लोग कितना स्पेस यूज करते हो उससे आपके आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और वर्स्ट केस में आप लोग कितना टाइम लगा देते हो किसी एल्गोरिथम के अंदर, उससे आती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। गॉट इट। एन स्क्वायर कैसे आई पता चल गया। एन स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बन रहा है आपका, ठीक है। 2D एरे इज अ मैट्रिक्स। अगर आप लोग 3D एरे यूज कर लेते हैं यहाँ पे तो बिग ऑफ एन क्यूब भी आ जाती है। वैसे एन क्यूब ज्यादा क्वेश्चंस की आती नहीं है, बहुत ही कम 1-2 क्वेश्चन ही देखे हैं मैंने आज तक जिनमें हम एन क्यूब जैसी चीजें यूज कर रहे होते हैं। गॉट इट। स्ट्रिंग में क्या होगा फिर, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिंग में क्या होगा मतलब अगर आप लोग एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग भी बना लेते हो, जिस क्वेश्चन में अगर n लेंथ दे रखी है और उसके लिए आप एक n लेंथ की स्ट्रिंग बना लेते हो, तो हाँ अलग से अगर आप बना रहे हो तो क्वेश्चन वाला बोल सकता है बिग ऑफ n है। लेकिन अगेन देखो अगर आप लोग वेरिएबल बना रहे हो ना छोटे मोटे, 1-2 अगर आप लोगों ने वेरिएबल बना लिया बस, कि एक क्वेश्चन है उसके अंदर आप लोगों को n दे रखा है और उसको सॉल्व करने के लिए आपने इंट टेम्प बनाया, फिर इंट टेम्प 2 बनाया, और इनके अंदर आप बस कुछ कुछ वैल्यू रखे जा रहे हो 41। तो इस तरीके से आप चाहे कितने ही मर्जी टैंप बना लो फर्क नहीं पड़ता, चाहे 50,000 टैंप बना लो तो भी 50,000 ही टैंप होंगे वो, और इसलिए स्टिल इसकी बिग ऑफ 1 ही मानी जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, क्योंकि ये स्टिल एक कांस्टेंट नंबर है, ये n पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप एक एरे बनाते हो तभी बिग ऑफ n बनती है, अगर आप एक मैट्रिक्स बनाते हो तभी बिग ऑफ n स्क्वायर होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बिग ऑफ 1 का मतलब कांस्टेंट। In case of tree, the space complexity is height of a tree. नहीं, space complexity is not height of a tree. In case of a tree, space complexity is still the total number of nodes in that tree, right? जब हमारा ट्री बनता है ऐसा करके कुछ, वैसे ट्री अभी आप कंफ्यूज कर रहे हो, जब ट्री पढ़ेंगे तब हम समझेंगे वैसे तो। लेकिन अगर एक ट्री बना दिया आपने और आपको पता है ट्री में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी होगी ना जितने इसके अंदर टोटल नोड्स हैं, तो टोटल नोड्स तो n है, तो n होगी, मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। गॉट इट, चलो बढ़िया। 1000 से ज्यादा ये कैसे हो रहा है। अच्छा इसने ओवरऑल बता दिए मेरे सारे सारे, नाइस, सही है भाई। अच्छा तो यार अगेन दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू, ये वाला जरूर प्लीज जाके सॉल्व करना आज, ठीक है। और इसी के साथ हम कुछ कुछ डाउट्स ले लेते हैं आप लोगों के। हाँ हाँ डाउट्स ऑप्शन देखते हैं। व्हाट इज नोड, मैं बता रहा हूँ ट्री जब ट्री पढ़ेंगे ना तब समझेंगे डाउट नोड्स क्या होती है। आइए मत समझो मेरे से नोड क्या होती है, पढ़ाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। आ रहे हैं क्या लोगों के रेज हैंड, बहुत सारे हो रखे हैं, चलो ठीक है। स्टॉप शेयरिंग।
Talk to learners. अच्छा, आज याद रखना, जो भी पूछो आज की क्लास से रिलेटेड होना चाहिए। आज की क्लास से रिलेटेड नहीं होगा, आई विल डायरेक्टली कैंसिल। ठीक है, तो अभी के अभी अपने रेज हैंड को आप लोग गायब कर सकते हो अगर आज की क्लास रिलेटेड नहीं है तो। सबके सामने बेइज्जती मत कराना अपनी। आदिल, अरे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। एक सेकंड, आई कैन नॉट क्लिक, लेट मी जस्ट। बढ़िया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लिया आज हमने। सुमेर मिश्र इनवाइट, ओके चलो बढ़िया। अनुराधा, कवासर रह गया। अरे कवासर से कल बात नहीं हो पाई थी ना, इसने कल भी हाथ खड़ा किया था। अनुराधा मिश्र इनवाइट। सर। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। ये कल भी एक साथ यही हुआ था। हेलो हेलो। आदिल का सेंसर एंड हो गया। दशार्थ, हेलो। हेलो। हाय दशार्थ। हाँ हेलो जी, हाय। कैसे? हाँ जी बढ़िया, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। सर नॉट क्लियर। यहाँ अब क्लियर है, यू कैन स्पीक नाउ। सर जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स में एक डाउट था कि जो क्वेश्चन सॉल्व कर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना सर, तो कंस्टेंट का चीज कैसे याद करना? जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो समझा नहीं, जब भी सर इनपुट दे दें ना सर, जब क्वेश्चन सॉल्व में जी तो कंस्टेंट का यूज कैसे करें? आपको बताया तो कंस्टेंट यूज कैसे करना है। 10⁸ कॉम्प्लेक्सिटी वाला रूल याद रखो हमेशा। 10⁸ हाँ ऑपरेशन करने हैं हमें, तो अगर कंस्टेंट आपका 100 तक जा रहा है तो आप 10⁸ ऑपरेशन वाले क्वेश्चन को, मतलब 10⁸ ऑपरेशन वाली एल्गोरिथम यूज कर सकते हो। 10⁸ ऑपरेशन से ज्यादा मत करना, बस तो उस तरह के साथ यूज कर सकते हो कंस्ट्रेंट को। हाँ हाँ सर, तो याद करना है ना सर वो पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला हाँ हाँ, 10⁸ टेबल। 10⁸ को याद रखो यार, याद रखना क्यों है उसको। 10⁸ याद रख लो, उसके बाद अपने हिसाब से निकालते चलो डिवाइड कर करके। हाँ सर, 10 पावर मतलब मोर देन 10⁸ है तो उसका जो बता रहा था ना सर, बिग O ऑफ 1 भी हो सकता है उस केस में, और बिग O ऑफ लॉग n log n नहीं, लॉग एन n log n नहीं, log n होता है ना? सिर्फ लॉग एन। हाँ 10⁸ से ज्यादा है तो लॉग एन या फिर 1 बिग ऑफ 1, इससे इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा उसके अंदर। हाँ सर, मोस्टली तो log n ही कंसिडर कर सकते हैं ना? जी जी जी, हाँ ओके सर, वही सर। बढ़िया। आपको कुछ यार डाउट टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के रिलेटेड? सिर्फ आप करियर काउंसलिंग कराने लग जाते हैं बैठे बैठे, कुछ लोग जो सिर्फ पढ़ने पढ़ने आए हैं। Hello. हेलो। Very excited first. I waited so long yesterday. I have one doubt, sir, regarding. I don't know Hindi. I'm not from a Hindi speaking state. I'll ask my doubt in English. Yeah, sure, go ahead. So how Uh, are you understanding all this when I'm speaking in Hindi? Or... yeah, I mean, I will watch videos in Hindi, but I can't speak. So you can understand Hindi, right? But you cannot speak Hindi. Yes, yes. I'm following you from before joining. I mean, Amazon. Yeah. Yeah, so yeah, ask your question then. In today's class, you have said that constraints and time complexity slide. Sir, I mean, I have a maximum once consecutive problem में example ये constraints में 10⁵ है. That means our input can whatever we come up with the approach, that means our input can grow up to 10⁵.
that means we have to come up with an approach that takes time complexity big O of n. Either big of n or n log n, right? Or big Oh, of 1, yeah. So even n log n will suffice your solution, right? N log n will also do. okay. Less than 10 power 8 means we have to come up with a solution that takes big O of n. Yes, right. Yeah. So, and one more thing. I mean, I can understand when how someone is solving while problems, Yeah, yeah. but after like 1 day or 2 days, I will again forget. And what happened is memorizing. It is like for me memorizing, but Yeah. I can understand concepts whenever I see or Mm-hmm. that I is think happening that with is me. a problem with many of us here, and it's not just with you, and it is a problem with many of us here. And I think we have discussed it before as well. काफी No, सारे no. लोगों के साथ ये हो रहा I है. want to specifically ask if you have come with that in while your problem solving in phase, how did you avoided that memorization part? Yeah, yeah, yeah. So yeah, I'll answer this for everyone here. You can just end this. Uh, Yeah. One thing, Bhaiya. yeah. I have sent you a connection request in LinkedIn. Okay, okay. Actually, the thing with the LinkedIn is it can only accept 30,000 requests, up to 30,000 requests, and my quota for that 30,000 requests is already filled, so I cannot accept your connection requests, but you can still follow me. So Okay, yeah, Bhaiya. because 30,000 is already filled, and it's the limit, it's upper bound. By last thing, Yeah, for resume purpose, please continue that Android project playlist or any web projects playlist. Android playlist. I think that is finished, right? It has a total 5 projects, and it is finished now. Bhaiya, can you do projects? Yeah, yeah, I'll try to make development projects in future. Yeah, that is in the Yeah. pipeline. So don't worry about Yes. that. We'll be Yes, doing Bhaiya. development projects more and more. I have Uh, made some projects on development in the on the channel as well. Like we made an extension, right? We made a Chrome extension before, yes, yes. Yes, Bhaiya. but we have not gone like a fully blown Full stack development project. project. Yeah, so we'll do that in future definitely. Yes, Bhaiya. Bhaiya, Wait, so yeah, I'll be asking your previous question. I'll be answering your previous question now. तो बेसिकली यार देखो, सिंपल सी बात है. प्रॉब्लम ये है भाई को कि now you can cut the call. I am not getting the option to okay, cut the call. okay. Thank you, Bhaiya. Thank you, Bhaiya. All right now. तो बेसिकली होता क्या है यार कि जैसे मेरे साथ भी दिक्कतें हुई थी शुरुआत में कि क्वेश्चन रखने पड़ जा रहे थे, राइट? और सेम सबके साथ यहाँ पर हो रहा होगा. जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मेरे को देख रहे हो या फिर किसी ट्यूटोरियल को देख लिया, क्वेश्चन उस टाइम पे उनसे बन जा रहे हैं, समझ में भी हमें आ जा रहा है कि अच्छा यार ये अप्रोच होती है. लेकिन उसी के जैसे कभी कुछ और क्वेश्चन करने लगे या फिर एक नया क्वेश्चन आया तो अप्रोच नहीं बनती है. और ये होगा शुरुआत में सबके साथ होता है. ये मेरे साथ भी हुआ था, और ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके साथ नहीं होगा. ये मतलब वही होता है ना जो बिल्कुल जिनका इंट्यूशन अलग ही लेवल पे होता है. सिर्फ वही लोग होते हैं जो कि पहली बार देखते हैं किसी क्वेश्चन को और उनका जो एक्चुअल अप्रोच होती है वो समझ में आती है. जैसे कडेंस एल्गोरिथम है. कुछ लोग होंगे भाई जिनका दिमाग कुछ इतना खतरनाक हो जिनको पहले पता चला कि अच्छा इसमें कडेन एल्गोरिथम बिग ऑफ एन में भी आंसर करके ला सकती है. मैं नहीं था उनमें से. ज्यादातर लोग नहीं होते ऐसे, ठीक है. ज्यादातर लोग ऐसे एकदम ब्यूटीफुल माइंड को लेके पैदा नहीं होते. तो उस केस में होता क्या है, हम इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसके साथ ही जो मैंने बताया नोट्स बनाते चलते हैं, और उन नोट्स को हम हर 10 दिन बाद 2 हफ्ते बाद गो थ्रू करते रहते हैं, सो दैट हमें पता चलता रहे कि इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली अप्रोच लगाई गई थी, इस क्वेश्चन में इस टाइप की अप्रोच लगाई गई थी, राइट? दिस इज नॉट कॉल्ड मेमोराइजेशन. मतलब इसको नहीं कहेंगे कि हम यहाँ पे मेमोराइज कर रहे हैं हर चीज को, नहीं. यहाँ पर देखो यार, एक्चुअली होता है क्या है कि क्वेश्चन को करना है तो उसकी कुछ एल्गोरिथम होती है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको अगर एक इंग्लिश समझनी है तो उसके लिए कुछ अल्फाबेट समझने पड़ेंगे, उसके लिए कुछ वर्ड समझने पड़ेंगे, उसके लिए कुछ रूल समझने पड़ेंगे, तभी आप लोग इंग्लिश समझ सकते हो. बिल्कुल इसी तरीके से समझो यहाँ पर भी कि कुछ तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से आप लोग और क्वेश्चन कर पाओगे. क्योंकि एट द एंड क्या होने वाला है ना, कि आप लोगों ने एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया, एक टाइप की एल्गोरिथम समझ ली, तो उसके बेसिस पर मल्टीपल और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे. फंडा सब में वही रहने वाला है. फंडे कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंडे ही हैं जो हमें रखने पड़ेंगे. उन फंडेस के बेसिस पे लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे.
कई जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट फंडास एक साथ मर्ज हो रहे होंगे। अब जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि ठीक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम, और यहाँ पर एक एरे यूज करना पड़ेगा हमें, या फिर यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा, तो इट इज नॉट कि हमने मेमोराइज कर लिया, राइट? ये कोई मेमोराइज थोड़ा ना किया हमें हमें लेकिन ये तो पता रहना चाहिए कि हाँ डीबी के अंदर हमें स्पेस यूज करना पड़ता है। बस वही है, एल्गोरिथम आप लोगों को रखनी पड़ेंगी, लेकिन जो फंडा है वो कुछ लिमिटेड सेट ऑफ फंडा है, उनके बेसिस पे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। और ये तभी हो पाएगा यार जब आप इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, टू बी फ्रैंक। ये होता है सबके साथ, और ये तभी ठीक हो पाता है जब आप लोग इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो। ठीक है, एजाज से बात करते हैं। हाय हाय एजाज। एक्चुअली सर मेरा ये प्रॉब्लम था कि मींस अब जैसे कि आपने वो जीपी और एपी का कहा कि मींस कोडिंग आने के लिए कितनी मैथ्स आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, मुझे वो जानना था। ठीक है, ज्यादा वैसे मैथ की हमें इंपॉर्टेंट नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि एक्चुअली होता है क्या है ना, अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में घुस रहे हो तब तो उसके अंदर बहुत इंजीनियरिंग लेवल की मैथ भी कम पड़ जाती है कई बार। ठीक है, बहुत अलग ही लेवल की मैथ होती है, कई बार ऐसी मैथ भी क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर जिससे कि हमें पेपर खोलने पड़ जाते हैं, रिसर्च पेपर। तो वहां तो मैथ का कुछ वही नहीं रहता, एक अपर बाउंड ही नहीं रहता कि कितनी मैथ में आनी चाहिए। लेकिन फॉर दिस डीएसए आपको अगर नॉर्मल मैथ भी आते हैं जैसे एपी जीपी, तो इट्स अ नॉर्मल मैथ, राइट? मतलब वही 10 राइट। 12 12 तक की मैथ अगर आपको वहां पे आती है तो दैट विल सफाइस। ओके श्योर। और सर मुझे ये जानना था कि मीन जैसे कि बेसिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं जी। हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए बिफोर स्टार्टिंग द डेटा स्ट्रक्चर, वो कहाँ से हम सीख सकते हैं? मीन्स ऐसी क्वेश्चन लिस्ट है क्या, जैसे कि हर एक प्रॉपर डीएसए शीट्स होती है वैसे मीन्स बेसिक शीट्स है क्या कोई? डीएसए शीट कैसी होती है? नहीं, यूट्यूब पे तो ज्यादा करके डीएसए शीट्स होती है, लाइक डीएसए अप्रोच वाली। ठीक है। मीन्स मुझे बेसिक्स क्वेश्चंस की एक शीट में मीन्स है क्या, कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है क्या जहाँ पर सीख सकते हैं हम? मैंने जब भी ये सब चीजें पढ़ी है ना, तो ज्यादातर मैंने क्या किया है कि सर्च ही कर लिया है। जैसे आप, मैं समझ रहा हूँ सब क्या कह रहे हो, जैसे कि आप बोल रहे हो कि फॉर लूप मुझे पढ़ना है, तो फॉर लूप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, ये पूछ रहे हो, राइट? या है ना? राइट। कि अगर मेरे को वाइल लूप करना है तो वाइल लूप से रिलेटेड कुछ हम्म। questions हैं क्या? तो यार इसके लिए एज सच मुझे तो कोई शीट नहीं पता, लेकिन आप गूगल पे अगेन सर्च कर सकते हो। आई एम रियली श्योर कि मतलब आएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे वेबसाइट्स, और कोई भी वेबसाइट्स को अगर आप गो थ्रू करोगे ना 3-4 वेबसाइट को, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये वाली वेबसाइट मेरे साथ सबसे बढ़िया रेजोनेट कर रही है, जस्ट गो विद दैट। ओके सर, थैंक यू। नो मोर क्वेश्चन। ओके जस्ट ओके। कोई नॉइज आ रही है क्या आपको? बार बार एक नॉइज आ रही है क्या? नहीं आ रही? हेलो भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाय। भैया, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपने बताया, जी उसमें अगर मैंने कितना भी वेरिएबल बना रहा हूँ लेकिन उसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी वह नहीं आएगा ना, ऑर्डर ऑफ वन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और भैया मेरे पास एक और डाउट था कि भैया जैसे वेब डेवलपमेंट मैं कहाँ से सीख सकता हूँ? वेब डेवलपमेंट के आप मल्टीपल यूट्यूब चैनल से यार वहां से सीखो, जैसे कोड विद हैरी का यूट्यूब चैनल है। अभी मुझे बेसिक से सीखना है भैया, उसका आंसर मैंने पूछ रहा था आपसे। हाँ बेसिक से ही सिखा रखा है उन्होंने मल्टीपल चीजें। लामा डेव है, वहां से सीख सकते हो। ट्रैवर्सी मीडिया है, वहां से सीख सकते हो। ये 2-3 चैनल है, आप वहां से सीख सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपने यूडमी वगैरह पे सकते हो। भैया और ये भैया C++ में एक HTML जो होता है उसको कहाँ से सीखना है अभी? C++ तो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर वैसे, और HTML नहीं, हम यहाँ पर कलेक्शन फ्रेमवर्क समझ रहे होंगे। C++ के लिए HTML लाइब्रेरी बिल्कुल। आप यूट्यूब पर सर्च मारो, मेरे ख्याल से काफी सारे क्रिएटर्स ने बना रखी है। और आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्रिएटर से पढ़ो, कोई एक टॉपिक पढ़ा एक क्रिएटर से, तो वही टॉपिक अगर आप लोगों को उसमें और मास्टरी हासिल करनी है तो वही टॉपिक 2-3 और क्रिएटर से पढ़ो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ जिससे कि एक टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा 100% कवर हो जाए। तो एसटीएल लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हर चीज़ पढ़ो, और एक प्लेलिस्ट फॉलो करते चलो, या तो किसी भी क्रिएटर की, या फिर टॉपिक सर्च करा और उसको हर जगह से पढ़ने का ट्राई किया, इवन गूगल से और यूट्यूब से।
ओके भैया। कुछ भैया ये पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट के बारे में आप कौन सा यूट्यूब पे बताए हैं, वो फिर से बताना। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाल दो यार लोग, जो मैंने बताया, कोड विद हैरी बताया था मैंने, ट्रैवर्सी मीडिया बताया था, और अगर कुछ लोगों को और पता हो तो वो भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ओके भैया, थैंक यू भैया। यश, हाय भैया। हेलो। हाय यश। हाँ भैया, कैसे हो? बढ़िया जी, आप बताइए। मैं अच्छा हूँ। अब भैया मुझे जो एन लॉग एन वाला है वो और लॉग एन वाला थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि मतलब जैसे एन, आपने कहा कि एन से भी जब छोटा आता है तो लॉग एन यूज करते हैं, जी, और एन लॉग एन फिर? एन लॉग एन एन से बड़ा हो गया, राइट। एन से अगर कोई चीज बड़ी, एन से अगर एक ऐसी चीज मल्टीप्लाई हो रही है जो कि 1 से बड़ी है, वो तो एन एन को बड़ा ही कर देगी ना, उस चीज को बड़ा ही कर तो मतलब जो मतलब बाकी सारे हैं जैसे लॉग 8 और जो भी है लॉग 10 जो भी है सारा एन में काउंट हो जाएगा एक तरह से। एन एन लॉग एन इन्फिनिटी तक जाएगा फिर। आप क्या पूछ रहे हो, मैं कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। एन लॉग एन इनफिनिटी कैसे जा रहा है? मतलब एन लॉग एन की एक तो वैल्यू कुछ ना कुछ भी रह सकती है ना, वो ठीक है, हाँ, कुछ कितना भी, ही बड़ा रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक तरह से मतलब बहुत बड़ा एन तक भी हो सकता है। अगर देखो बेसिकली होता क्या है, एन लॉग एन हमेशा कितना ही बड़ा हो जाए वो 10⁸ से छोटा ही रहना चाहिए। ओके। जी, तो हमारा ये कब तक पॉसिबल है, जब तक हमारा एन जो है वो 10⁶ तक जा रहा है। अच्छा। 10⁶ तक अगर हमारा एन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आप एन लॉग एन यूज कर सकते हो उस केस में। ओके। ठीक है, एक तरह से मतलब ये मिनिमम और ये मैक्सिमम जैसे हो गया एक तरह से। बिल्कुल एक तरीके से आप यही समझ सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। थैंक यू भैया। ऑलराइट यश, क्या? चलिए ठीक है, फिर इस क्लास को यहाँ पर एंड कर देते हैं। इसके बाद अब हम आगे मूव कर रहे होंगे। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आई थिंक हम एरेस पढ़ रहे हैं, राइट। एरेस के अंदर हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे होंगे यार, एरे को अभी हम और समझेंगे थोड़ा। मैंने आप लोगों को बता तो दिया था वैसे क्लास के अंदर, लेकिन वहां पर ठीक से हमने एरे को नहीं समझा था, तो कल हम एरे के बेसिक्स पढ़ रहे होंगे। एरे के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे इसके साथ ही, एंड देन फिर एरे के थोड़े मीडियम क्वेश्चन, एंड देन एरे के थोड़े हार्ड क्वेश्चन लीड कोड वगैरह पे भी सॉल्व कर रहे होंगे, सो दैट आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से ऑनलाइन चीजेस के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलो भाई।